देखो स्क्रीन शेयर हो गया और रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है एक बार कंफर्म कर। यस मैम। ओके अच्छा देखो हम लोग देखो यहाँ पर हम लोग जो कर रहे थे दैट इज नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंस। ठीक है तो তৃতীয় তোমাকে বলে দিচ্ছি একটু খুব একটা কিছু প্রবলেম হবে না কারণ এখানে প্রত্যেকটা টপিকই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ঠিক আছে এরকম কোনো ব্যাপার নেই কি তুমি আগের ক্লাসটা তোমার করানি বলে এই ক্লাসে কোনো প্রবলেম হবে এরকম ব্যাপার নয়, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল টপিক। আর এইটা মানে লজিক্যাল রিজনিং এ ফুললি তোমাকে লজিক লাগিয়ে কাজ করতে হবে। ঠিক আছে এখানে কোনো ফর্মুলা কিছু এরকম করার দরকার নেই। তো আমি একটা দুটো জিনিস করালি তুমি বুঝতে পারবে। তো আমরা মেইনলি আজকে এই টপিকটা করছি। ঠিক আছে এর সাথে আরো করব কিন্তু এটা লাস্ট দিন একটুখানি করিয়েছিলাম, আমি তোমাকে বলে দেবো কিভাবে হচ্ছে নাম্বার র‍্যাঙ্কিং এন্ড সিকোয়েন্স টেস্ট। ঠিক আছে এটা আমরা করব। ठीक है अद्रित? हाँ अच्छा देखो अब हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला देखो थोड़ा सा स्टार्ट किया था जैसे कि ये नंबर वाला। ठीक है नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस में हम लोगों ने नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया था। उसमें शायद एक दो क्वेश्चन कर भी लिया था। तुम लोग को अगर याद है तो मुझे बता सकते हो कहाँ तक किया था हम लोगों ने, याद है? एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज 5 तक किया था। अच्छा एक्सरसाइज 6 अच्छा 6 का जो क्वेश्चन है उसको छोड़ दो बिकॉज वो मैंने गलती से दिया है, वो तुम लोग के इसमें नहीं जरूरत है। ठीक है ये 6 वाला जो है टॉपिक से तुम लोग के इससे मैच नहीं होता, वो दूसरा क्वेश्चन है। गुड इवनिंग स्नेश। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो तो ये जो हम बता रहे थे यहाँ पर 6th नंबर जो है ये हमें नहीं करना है। ठीक है हम लोग 7th नंबर जो है यहाँ से करेंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। तो 6th नंबर तुम लोग लिख लो अपने कॉपी में कि 6th नंबर हमें नहीं करना है। ठीक है 6th नंबर गलती से वहां मैंने दे दिया है उसको छोड़ दो, उसके बाद से हम लोग करेंगे। ठीक है तो 7th नंबर पढ़ के देखते हैं हम लोग क्या बोला है। देखो 7th नंबर में क्या बोला है। 7th नंबर में बोला है कि देखो क्या लॉजिक लगाना है। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है नंबर टेस्ट। ठीक है तीनों मिला के नंबर रैंकिंग टाइम सीक्वेंस ये नंबर टेस्ट है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए नंबर विद द सेकेंड फिफ्थ एंड 8th डिजिट ऑफ द नंबर। ये देखो नंबर है ऐसा 31549786। ठीक है ये एक नंबर है। बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग इस नंबर के सेकेंड यानी 1 अच्छा फिफ्थ यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी 9 और 8th नंबर डिजिट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 6। ठीक है ये तीनों नंबर से क्या हम लोग कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बना सकते हैं विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए 2 डिजिट इवन नंबर। 2 डिजिट का इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमारे पास नंबर क्या क्या है 196 और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ये एक नंबर है देखो गिवन है इसका सेकेंड फिफ्थ एंड 8th डिजिट ले लो। तो मैंने ले लिया सेकेंड फिफ्थ और 8th डिजिट मैंने ले लिया। अब क्या बोल रहा है विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा कोई नंबर बन सकते हैं इसको हम लोग क्या परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं किसी भी 2 डिजिट नंबर का। जैसे देखो 12 ये एक क्या है इवन नंबर है। तो हाँ बोलो बोलो सही है। हाँ 14 का स्क्वायर। ठीक है ये देखो अगर 14 का स्क्वायर होगा तो 196 हो जाएगा। ठीक है तो ये देखो यहाँ पर यही पूछा था क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम लोग 2 डिजिट का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बना ले जिसका आंसर ये हो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकेंड डिजिट ऑफ दैट इवन नंबर। सेकेंड डिजिट कौन सा होगा उस इवन नंबर का 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे होगा? अद्रिति बोझा गया लो আরেকবার রিপিট করলে ভালো হতো। হ্যাঁ বলো আরেকবার রিপিট করলে ভালো হতো। আরেকবার রিপিট করলে ভালো হতো। আচ্ছা এই দেখো এখানে বলেছে যে এখানে একটা নাম্বার দেয়া আছে দেখো 31549786। ঠিক আছে একটা নাম্বার দেয়া আছে বলছে এখান এই নাম্বারের সেকেন্ড ফিফথ আর 8th ডিজিট নিতে হবে। তাহলে এই নাম্বারের সেকেন্ড ডিজিট কোনটা 1 সেকেন্ড আর ফিফথ এইভাবে কাউন্ট করো 1 2 3 4 5 ফিফথ ডিজিট কোনটা 9 6 7 8 8th ডিজিট কোনটা 6। ঠিক আছে তাহলে 196 হচ্ছে আমার মানে আমার 196 ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে মানে আমার কাছে তিনটে নাম্বার আসছে একটা 1 একটা 9 এটা একটা 6 এই তিনটে দিয়ে
আমাকে দেখতে হবে এটা যেন কোনো একটা পারফেক্ট স্কোয়ার অফ 2 ডিজিট ইভেন নাম্বার হয়। যেমন স্কোয়ার মানে পারফেক্ট স্কোয়ার মানে যেমন দেখো আমি যদি 12 এর স্কোয়ার করি, ঠিক আছে, 12 এর স্কোয়ার হচ্ছে 144, তো 144 একটা পারফেক্ট স্কোয়ার কার 12 এর, আর 12 একটা ইভেন ডিজিট, ইভেন নাম্বার মানে যেটা ডিভিজিবল বাই 2 হয়। তাহলে আমাকে বলছে এই 196 টা এমন কোন 2 ডিজিট ইভেন নাম্বারের পারফেক্ট স্কোয়ার হবে। তাহলে আমাদেরকে ওটা চেক করে দেখতে হবে 2 ডিজিট ইভেন নাম্বার কি কি হতে পারে। ইভেন মানে যেটা ডিভিজিবল বাই 2, তো ইভেন 2 ডিজিট তো 10 থেকে স্টার্ট হয়, ঠিক আছে, 10 একটা ইভেন নাম্বার, কিন্তু 10 এর স্কোয়ার তো আমাদের 100 হয়। 11 ইভেন নাম্বার নয়, 12 ইভেন নাম্বার, 12 এর স্কোয়ার 144 হয়। 13 ইভেন নাম্বার হয় না, 14 ইভেন নাম্বার হয়। 14 এর স্কোয়ার করে দেখো, 14 এর স্কোয়ার করলে আমাদের 196 আসে। তার মানে আমাকে এটাকে 196 আমি পেলাম আনসার। তো আমাকে এটাই জিজ্ঞেস করেছে যে এর মানে কোন ইভেন নাম্বারটা হবে, আর তার সেকেন্ড ডিজিটটা আমাকে জিজ্ঞেস করছে কত হবে। তো সেকেন্ড ডিজিটটা 4 হচ্ছে, তো এটার আনসারটা কি হয়ে যাবে? 4। বোঝাতে পারলেন? यस मैम। আচ্ছা, अच्छा देखो फिर नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ था। 7th के बाद 8th नंबर में चलते, फिर से सुनो अच्छे तरीके से क्वेश्चन। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल डिजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो इतना सारा नंबर दिया हुआ है, हर एक नंबर के मिडिल नंबर से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो तुम लोग मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। हर एक नंबर जो है उसके मिडिल नंबर से, जैसे 5, 8, 9, इसके मिडिल नंबर से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप हमें बोल रहा है इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल डिजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फॉलोइंग नंबर को एक बार लिख लेते हैं सीक्वेंशियली। आंसर बी হবে। आंसर बी হবে। अच्छा आंसर बी হবে, ঠিক আছে, দেখে নিচ্ছি আমি। 554371 और एक है 442, ठीक है। तो बताओ अगर 3 सब्ट्रैक्ट होगा मिडिल नंबर से तो ये नंबर चेंज होके कितना बनेगा, बोलो। 559। 559, क्योंकि 8 से 3 माइनस करो कितना आता है, 8 से 3 माइनस करने से 5 आता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो। 362 का कितना हो जाएगा, 32 तो कांस्टेंट रहेगा ना, मिडिल का 332, 54 है, मिडिल का माइनस करो 3, कितना हो जाएगा 2, 3 और इधर 1, मिडिल का माइनस करो कितना हो जाएगा 4 होगा आई थिंक, है ना, 4, और ये 42 रहेगा, मिडिल का माइनस करो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है एंड देन द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। इसका जो पोजीशन है उसको रिवर्स करो, और जब रिवर्स करने का पूरा टेक्निक नहीं बताता है तो जस्ट सिंपल रिवर्स करना है। कैसे, जैसे देखो 123, इसका रिवर्स क्या होता है 321, है ना। रिवर्स मतलब क्या, 321, जस्ट उल्टा लिखना है। तो 559 का उल्टा बताओ क्या होगा, 955। 955। 332 का उल्टा 233। 524 का उल्टा 425। 425। अच्छा, और 341 का ऑपोजिट 143, और ये 412 का ऑपोजिट लिख लो 214, ये बन गया। Which of the following will be the last digit of the middle number after they arranged in descending order। अच्छा अब इसके बाद इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। Which of the following will be the last digit after arranging them in the descending order। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ग्रेटर नंबर से लेकर सबसे स्मॉलर नंबर तक। तो ये जो नंबर कन्वर्ट हो गया, अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ से मिटा रहे हैं, आई होप कि तुम लोग लिख लियो। तो अभी हमारा सारा जो भी हमें स्टेप फॉलो करने बोला था उसके बाद हमारा ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ये आया, ये देखो ये आ गया, है ना, ये आ गया। अब इस नंबर को हमें कैसे अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो सबसे पहले कितना आएगा 955, उसके बाद 425, देन 233, 214 और 143। तो हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, इन पांचों में से कौन सा लास्ट डिजिट ऑफ द मिडिल नंबर का लास्ट डिजिट होगा उन्हें डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद। तो डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया, मिडिल नंबर कौन सा आया, ये वाला, है ना,
1 2 और इधर भी 1 2, ये मिडिल नंबर। मिडिल नंबर का लास्ट डिजिट कौन सा होगा? 3, तो आंसर सी होगा। ठीक है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो बोल सकते हो। अच्छा, फिर देखो, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर देयर, ईच ऑफ which is not exactly divisible by 4 but also has 4 as a digit। बोल रहा है कि 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने सारे नंबर है जो exactly divisible by 4 है। तो बताओ 1 के बाद क्या आता है? 2, 3। सबसे पहला नंबर जो exactly divisible by 4 है कौन सा है? सबसे पहला नंबर 1 से लेके 100, 4। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना। 16 के बाद 17 18 19 20। अच्छा, उसके बाद 21 22 20 24 28। उसके बाद 32 होगा। 28 के बाद जाके फिर 32 होगा, इसके बीच में तो कुछ नहीं हो रहा है। 32 33 34 36। उसके बाद 37 40। अच्छा, 40 41 42 43 44 48 और उसके बाद 52। अच्छा, उसके बाद 53 4 56। ओके, उसके बाद 60 डिविजिबल बाय 4। हाँ ठीक है, 60 फिर 64 डिविजिबल बाय 4 68। उसके बाद 72 76 भी आएगा, 76 80 84 85 86 88 आना चाहिए। 89 90 नहीं होता है, 92 हो जाएगा। 93 94 95 96। हाँ 96 97 होगा, 98 नहीं होता है, 99 तो होगा ही नहीं, 100 हो जाएगा ना। 100 डिविजिबल बाय 4 होता है, 25 होता है। तो इतना सारा नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 है 1 से लेके 100 के अंदर, बट आल्सो हैज 4 एज ए डिजिट। मतलब डिजिट जो बना हुआ है ना, ये देखो, ये सिंगल डिजिट नंबर, ये सिंगल डिजिट नंबर, ये देखो ये डबल डिजिट नंबर है। तो ऐसे कितने, ये लो चला गया इस, ओह अच्छा आ गया, मुझे नहीं पता था ऐसे आ जाता है। चलो अच्छा हुआ। तो यहाँ पर देखो कितना सारा नंबर है जो 4 डिजिट है, 4 उसमें एज ए डिजिट है। 4 है, एक ये है, और 4 डिजिट ये है, 24 इसमें 4 है, 40 44 48 ये वाला है, 64 84। हाँ अब और तो कुछ नहीं, ऑप्शन ए 7 हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। चलो आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ आंसर ए है, 7 है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग करेंगे रैंकिंग। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है तुम लोग के सी सेट के लिए। रैंकिंग से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये जो पूरा टॉपिक है ना, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन रैंकिंग से ही आता है। तो रैंकिंग को पहले थोड़ा सा एक बार हम समझा देते हैं कि रैंकिंग कैसे होता है। रैंकिंग का क्वेश्चन ये देखो, रैंकिंग में कैसे पूछेगा हमें। रैंकिंग में हमें कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। देखो, जैसे हमें बता दिया कि एक रो में सपोज बहुत सारे स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट है या फ्रेंड लोग रो में खड़े हैं, कुछ भी हो सकता है। मान लो एक है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए या फिर ए मान लेते हैं। एक स्टूडेंट ए है, उसका नाम ए जो लाइन में खड़ा है। ठीक है, वो देखो जब हम लोग रो का काउंटिंग करेंगे ना, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा, ये हमारा राइट साइड होता है। ठीक है, जैसे मान लो रो में बच्चे खड़े हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया
ऐसे कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर अलग अलग लोगों को रो में खड़ा किया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ये ए एक जन का नाम है, अच्छा ऐसे नाम देते हैं A B C D E F G H, ठीक है। मैंने ऐसे नाम दे दिया, इन सभी लोगों का मैंने नाम दे दिया। और अगर हम लोग ये रो मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। जैसे प्रेयर लाइन में तुम लोग कभी भी खड़े होते हो तो वो रो ही होता है ना। तो फिर देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें ऐसे बोलेगा, जैसे मान लो पर्टिकुलर ये ले लेते हैं, इनका नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम इनका नाम रख देते हैं ई, ठीक है। यहाँ पर मिस्टर ई का बात कर रहे हैं, तो ये जो ई है, इनका अगर रैंकिंग पूछा जाए, इनका अगर रैंकिंग पूछा जाए तो रो जो होता है उसका ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। जब तुम लोग कॉपी में ऐसे लिखोगे या ड्रॉ करोगे ना, तो तुम लोग का हाथ जो है लेफ्ट हैंड साइड में रहता है इधर, और तुम लोग ऐसे लिख रहे हो तो ये लेफ्ट साइड होता है हमेशा कॉपी का, ये राइट साइड होता है, ये फिक्स्ड होता है। लॉजिकल रीजनिंग में तुम लोग कभी भी कोई क्वेश्चन करोगे, ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है। और क्यों होता है, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो तुम लोग का हैंड भी लेफ्ट साइड ही होगा और इधर लिख रहे हो ये राइट साइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो ए बी सी डी ई, तो मुझे ई का पोजीशन इधर से काउंट करके बताओ, लेफ्ट हैंड साइड से ई का पोजीशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से ई का पोजीशन नंबर बताओ, ई कितने नंबर पोजीशन में खड़ा है अगर लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे। हाँ बोलो। 5। हाँ, और इसी एक ई का पोजीशन अगर तुम लोग इधर से राइट हैंड साइड से काउंट करोगे तो चेंज तो होगा ना, बताओ कितना है। 4। 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे है ई, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन कैसे पूछता है पता है, हम लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक इंसान है या फिर एक स्टूडेंट है, जो भी है, एक पर्सन जो कि रो में खड़ा हुआ है, उसका लेफ्ट हैंड साइड से रैंकिंग ऐसा है, राइट हैंड साइड से रैंकिंग कुछ ऐसा है, तो टोटल कितने पर्सन है, तो टोटल कितने पर्सन है कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी तो मैंने ड्रॉ कर दिया, तुम लोग काउंट कर सकते हो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमें 8 लोग नहीं दिया हुआ रहता और क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया जाता कि ई का रैंकिंग जो है, ई का रैंकिंग जो है वो लेफ्ट साइड से है, कितने नंबर पे लिखा मैंने, 5th, लेफ्ट साइड से है 5th, ठीक है। और इसका रैंकिंग जो है राइट साइड से है 4th, ठीक है। अच्छा अब हमें पूछ रहा है कि बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ये अगर स्टूडेंट का लाइन है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो इतना काउंट करना, ड्रॉ करना, ये 8 स्टूडेंट है कर लिया। अगर 40 होगा, 100 इंसान खड़े हैं, ऐसा होगा 100 102 40, तो क्या हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, हम लोग काउंट करने बैठेंगे, ये नहीं करना चाहिए। देन हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, क्या है, ये मान लो दोनों साइड से अलग अलग रैंकिंग हो रहा है, तो दोनों साइड से किसी भी एक इंसान का जो रैंक है, ये 5th रैंक को x मान लो, 4th रैंक को y मान लेते हैं, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला ऐसे होता है, ये देखो, तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू, ये तुम लोग लिखो फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो, ठीक है। अब वो स्टूडेंट हो या जो भी हो, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इजीली कर सकते हैं। देखो अब इसी पे अप्लाई करते हैं, ये जो मिस्टर ई है, इनका हम लोगों ने रैंकिंग निकाल लिया, x मतलब एक साइड से इनका रैंकिंग जो कि 5th है, y मतलब दूसरे साइड से इनका रैंकिंग जो कि 4 है, तो 5 प्लस 4 माइनस 1, बताओ कितना होता है, 5 प्लस 4 माइनस 1 8, तो आंसर आ गया 8। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला का लॉजिक भी सुनो, क्यों ऐसे बोला मैंने, क्यों ये -1 हुआ, ये सोचो। ये देखो अगर किसी इंसान को हम लोग ऐसे काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इनका 5th पोजीशन, मतलब इनके आगे कितने लोग हैं, अगर ये 5 नंबर पे है तो इनके आगे कितने लोग हैं बताओ, 4। हमेशा 4 लोग ही होंगे, 4 पर्सन। अगर हम 5 नंबर पे खड़े हैं तो मेरे आगे 4 लोग हैं, तभी तो हम अपने आप को 5 नंबर बता रहे हैं। और इधर से जब काउंट कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं हम 4th नंबर पे खड़े हैं, तो मेरे पीछे कितने लोग हैं, मतलब ये मिस्टर ई के बाद कितने लोग हैं, 3, ठीक है। तो 3rd लिख दिया, सॉरी, 3 पर्सन है ना। तो टोटल कितने लोग हैं, इनके आगे 4, इनके पीछे 3, ठीक है। मतलब तुम लोग अगर कहीं पर भी लाइन में खड़े हो, तुम लोग के आगे 4 लोग हैं, तुम लोग के पीछे 3 लोग हैं, और तुम लोग भी तो एक जन हो, पूरे लाइन में तुम भी तो एक इंसान हो, तो तुम्हारे आगे 4 लोग हैं, तुम्हारे पीछे 3 लोग हैं, टोटल 7 लोग हैं, और तुम
कितने नंबर पे हो? तुम भी एक इंसान हो जो रो पे खड़े हो, तो इसका मतलब तुम्हारे आगे 4, तुम्हारे पीछे 3, टोटल 7 और तुम खुद 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब यहाँ पर -1 का लॉजिक सुनो। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इनके पोजीशन को टोटल करते रहे, 5 + 4, मतलब एक ही इंसान का 2 पोजीशन काउंट कर रहे हैं, लेकिन वो तो दोनों साइड से है, वो तो दोनों साइड से है ना। आइदर उनका रैंकिंग 5th मानो या तो 4th मानो, दोनों साइड से जब उनका रैंकिंग ले रहे हैं तो हम लोग एक इंसान का 2 बार रैंकिंग ले रहे हैं, तो इस वजह से -1 किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला का लॉजिक मैंने समझा दिया। वैसे तुम लोग को लॉजिक से मतलब लॉजिक के लिए जान सकते हो, इसीलिए हम बता रहे हैं, लेकिन इससे तुम्हारा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम लोग सिर्फ इतना याद रखोगे तो हो जाएगा। और ये क्यों -1 हुआ वही हम बता रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग बोल रहे हैं कि एक ये जो मिस्टर ई है उनका रैंकिंग 5th है, फिर बोल रहे हैं उनका रैंकिंग 4th है, मतलब एक जन का 2 रैंकिंग ले लिया, ये तो नहीं हो सकता है। किसी भी एक तरह से तुम्हें रैंकिंग हटाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे सिंपल देखो, यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 नहीं 4 नहीं 5 करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। सिंपल बता रहे, देखो 5 लोग हैं, ये बता रहा है हम इधर से ये जो है ये बता रहे हम पहले से सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और इधर से अगर देखें तो हम 4th नंबर पे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कितने लोग हैं ये बताने के लिए ये बता रहे हैं हम सेकंड नंबर पे भी हैं, हम 4th नंबर पे भी हैं। तो मेरे आगे 1 लोग है, मेरे पीछे 3 लोग हैं, 3 और 1 4। ठीक है, 3 और 1 4, और हम एक खुद 5। एक तो ऐसे करके कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, हम सेकंड नंबर पे हैं, हम 4th नंबर पे है, तो मैंने मेरा 2 रैंकिंग बता दिया, ये गलत हो जाएगा। हम अपने आप को 2 बार काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे -1 करना पड़ेगा। जैसे हम अपना रैंकिंग 2 और 4 बता रहे, मतलब ये बता रहे कि मेरे आगे 1 है और उसके बाद बता रहे मेरे पीछे 3 है, मतलब हम खुद को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसीलिए -1 का लॉजिक लगता है। ये फॉर्मूला से सारा का सारा क्वेश्चन हमारा इजीली होगा, ये याद रखने से इजीली होगा। बाकी तुम लोग ड्रॉ करोगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इतना याद रखो, दोनों साइड से रैंकिंग -1। ठीक है, दोनों साइड से रैंकिंग -1। अब चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे होता है। जैसे देखो, रोहन रैंक 7th फ्रॉम द टॉप। ठीक है, टॉप से अगर काउंट करते हैं तो रोहन का रैंक है 7th। ठीक है, अच्छा अब एक रैंकिंग मिल गया, 7th को x लिख देते हैं, एंड 26th और 26th नंबर पोजीशन पे है फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से उनको अगर काउंट करें तो 26th नंबर पोजीशन पे है, तो दोनों रैंकिंग मिल गया। पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। अभी तो पता है टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या होता है मैम बी आंसर হবে 32। 32। अच्छा चेक कर लो। अच्छा 32 होगा कि नहीं चेक कर लो, ऐड करके हम एक मिनट थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं। एक मिनट, आंसर क्या दिया हुआ है एक बार चेक कर लो। आंसर दिया हुआ है हमारा बी। हाँ बी, ठीक है। तो चलो 7 + 26। ठीक है, एक ही इंसान का 2 रैंक तो नहीं ले सकते ना, तो 7 + 26 -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32। बोलो समझ में आया कैसे करना है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। अच्छा, तब हम एज्यूम कर लेते हैं सबको समझ में आ रहा है। मान लीजिए 14th रो इनटू राइट साइड ऑफ 40। नेक्स्ट देखो, मानिक इज 14th फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो ऑफ 40 बॉयज। मतलब एक रो में 40 लोग हैं, मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्संस बता दिया है, टोटल कितने लोग हैं वो बता दिया है 40। और कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जिसका नाम मानिक है, इनका एक रैंकिंग बताया है राइट साइड से 14th, तो 14th राइट साइड से, मतलब हम लोग मान लेते हैं ये x है। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब और एक रैंकिंग पूछ रहा है, यानी y। हाँ बोलो। आंसर बी 25। आंसर बी, आंसर तो बी नয়, आंसर तो डी বলছে। ই হবে 17। 27 এটা রাইট সাইড তো তার মানে ওই 40 থেকে 14 বাদ দিয়ে দিলে মানে 40 থেকে 14 বাদ দিয়ে দিলে 26 থাকে, আর এই রাইট সাইড থেকে যেহেতু সেজন্য +1 হবে, তাহলে 26। হ্যাঁ ওইটা ভুল হয়ে যায় বলেই আমি এই জিনিসটা ইউজ করতে বলছি, ওটাতে ভুল হওয়ার চান্স থাকবে, তাই জন্য আমি এটা ইউজ করতে বলছি। তাহলে দেখো ভুল হবে না, কারণ ওখানে তো কনফিউজড হয়ে যাবে মানে এটা বা এটা। ये देखो ऐसे करोगे तो गलत नहीं होगा। ये देखो x एक रैंकिंग है जो है 14, अरे मैंने 40 लिख दिया सॉरी। ये देखो ये 14 लिख दिया, y दूसरा रैंकिंग पूछ रहा है, नहीं पता -1, टोटल लोग पता है कितना 40। अब देखो अब गलत होने का चांसेस जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, 40 और यहाँ पर 13 हो गया तो -13, तो 40 - 13 करके देख लो तुम लोग कितना आता है। इसमें एकदम करेक्ट आएगा, एकदम एक्यूरेट आएगा। और वो जो लॉजिक लगा के कर रहे हैं ना +1, उसमें भी होगा, लेकिन बाई चांस अगर भूल जाते हो ना +1 करना
तो फिर गलत हो जाएगा। ये देखो 27th में हो जाएगा, ठीक है, 27th नंबर पोजीशन होगा दूसरे साइड से। अब यहाँ से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन तुम लोग का इसी लेवल का ज्यादा आता है, फिर भी ठीक है, हम एक दो करवा देते हैं बाई चांस अगर आ जाए, क्योंकि इसका देखो ये सब लॉजिकल रीजनिंग का बहुत तरह का रीजनिंग होता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के एग्जाम में कैसा रीजनिंग पूछा जाता है। फिर भी ठीक है, हम एक दो चार टफ क्वेश्चन भी करवा देते हैं। देखो तुम लोग के मैथ में तो सिर्फ एक ही है, मतलब इंस्टीट्यूट का जो मैथ है पूरे मैथ में एक ही क्वेश्चन है। अच्छा देखो, इन ए रो ऑफ बॉयज फेसिंग द नॉर्थ, तो देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जब बोला जाता है ना, तो तुम लोग अगर कभी भी मैप पॉइंटिंग वगैरह किए हो तो मैप जब ड्रॉ देखते हो तो कैसे देखते हो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। इसका मतलब जो भी खड़े हैं नॉर्थ साइड में फेस करके खड़े हैं, ठीक है, ऐसे मतलब इनका फेस जो है इधर है, इनका फेस जो है वो इधर है, ठीक है। ए इस अब देखो हमें कैसे करना है, तो चलो फेस तो बता दिया है, नॉर्थ साइड में फेस करके सब खड़े हैं, और कुछ हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट ये है और राइट ये है। ए जो है वो लेफ्ट साइड से 16th नंबर पे है, तो ए के आगे कितने लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारा डेटा इसीलिए ऐसे करने पड़ेगा। बोलो ए के आगे कितने लोग हैं, ए अगर इस तरह से, हाँ बोलो 15 करेक्ट, ए के आगे 15th लोग है, तभी तो लेफ्ट साइड से जब काउंट कर रहे हैं तो ए 16 नंबर पोजीशन पे, 16 फ्रॉम द लेफ्ट, एंड सी इज 16 फ्रॉम द राइट। सी जो है वो राइट साइड से अगर काउंट करो, ये राइट साइड दिया है, राइट साइड से 16th नंबर है, तो सी के इधर कितने लोग हैं, बताओ 15, सी के इधर भी 15 लोग हैं। अच्छा, बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, बी जो है ना वो ए के राइट साइड से 4 नंबर पोजीशन है, तो ए अगर पूरे कॉपी का ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ए का ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो बी कहां पर है, बी है फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के बाद 4th नंबर पोजीशन पे बी है। तो यहाँ पर अगर बी लिखेंगे तो ए और बी के अंदर कितने लोग हैं, क्योंकि ए के बाद 4th नंबर पोजीशन पे बी है, तो ए और बी के मिडिल में कितने लोग हैं, 3, ठीक है, ए और बी के मिडिल में 3 लोग हैं। अच्छा, और यहाँ पर बोल रहा है बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, वही बी ए के जैसे राइट साइड में 3 नंबर को 3 लोगों के बाद है, वही बी फिफ्थ नंबर पोजीशन पे है, सी के लेफ्ट साइड से फिफ्थ नंबर पोजीशन पे, तो सी के लेफ्ट साइड यानी यहाँ पर, तो सी और बी के अंदर कितने लोग हैं, अगर सी के बाद 5th नंबर पोजीशन पे बी है, तो यहाँ सी और बी के अंदर कितने लोग हैं, मिडिल में। फिर से रिपीट करते हैं, देखो एक रो है जहां पर, हाँ बोलो, दुजन तो अच्छा ना, इधर यहाँ पर देखो बोल रहा है कि बी हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए के राइट साइड में 4th नंबर पे, तो ए और बी के अंदर 3 लोग होंगे, वही बी 5th नंबर पे है लेफ्ट ऑफ सी, तो सी का ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, सी के लेफ्ट साइड में बी का पोजीशन 5th है, तो सी बी के अंदर, हाँ बोलो 1 ভুল হচ্ছে 1 কি করে হবে, ভালো করে শোনো, আগে ভালো করে শোনো, আর নালে ভালো করে একবার পড়ে দেখো, আগে ভালো করে শোনো আমি বলছি। এই দেখো, in a row of boys facing the north, a is 16th from the left साइड से a अगर 16th नंबर पे है तो a के आगे 15 लोग हैं, और c जो है ये पीछे से मतलब राइट साइड से 16th नंबर पोजीशन पे, यानी c के बाद भी 15 लोग हैं। और यहाँ पर बोला है बी जो है बी का पोजीशन ए से किधर है वो भी डिफाइन किया है, सी से कहां पर है वो भी डिफाइन किया है। बी जो है वो ए के राइट साइड में है, तो ए का राइट साइड ये है, राइट साइड में कितने नंबर पोजीशन पे है, 4th नंबर पोजीशन पे है, मतलब ए उसके बाद 3 लोग हैं, उसके बाद बी है। फिर बोल रहा है कि वही बी जो है इस 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट साइड में 5th नंबर पोजीशन पे बी है, तो सी और बी के अंदर कितने लोग हैं, सी के बाद 1 2 3 4 5 नंबर पे अगर बी है सी के बाद, तो सी और बी के अंदर कितने लोग होंगे, 4, ये 4 करेक्ट। सी और बी के मिडिल में कितने लोग होंगे, 4 होंगे। सी के बाद अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं, सी के बाद बोल रहा है कि 5 नंबर पे बी है, तो सी के बाद एक इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान,
चौथा इंसान और पांचवा इंसान कौन है? बी है। तो इन दोनों के अंदर कितने लोग होंगे? 4 लोग होंगे। इन दोनों के अंदर 4 लोग होंगे, ठीक है। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? अब रो में बताओ कितने लोग हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लोग दिए हुए हैं। तो देखो कितने लोग हैं, 15 इधर है, उसके बाद ए एक जन है, उसके बाद 3 लोग हैं, फिर बी एक जन है, फिर 4 लोग हैं, फिर सी एक जन है, फिर यहाँ पर और 15 लोग हैं। समझ में आया मैंने कैसे लिखा? फिर से बताते हैं। ये देखो कैसे काउंट करेंगे, कितने लोग हैं। ए के आगे 15 लोग हैं, तो मैंने 15 लोगों का यहाँ पर काउंटिंग कर लिया, 1 2 3 4 करके 15। फिर ए है तो ए एक जन, ठीक है, इधर 15 जन। फिर ए और बी, ए के बाद 3 जन है, फिर बी है, तो ए के बाद 3 जन है, फिर बी है, मतलब बी एक इंसान। अच्छा, बी के बाद 4 जन है, फिर सी है, तो सी एक इंसान, और सी के बाद 15 जन है। तो बोलो कितने लोग होंगे? 40। हाँ 40, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, इतना टफ नहीं आता है, वैसे भी बोल रहे इतना नहीं आता, फिर भी अगर आ जाए तो तुम लोग ऐसे करोगे, ठीक है। उसमें फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमें ऐसे करके समझना है खुद को, ठीक है, कि कैसे बोल रहा है। तो थोड़ा सा देखो, लॉजिकल रीजनिंग है, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाना है, हम लोग समझ जाएंगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ था, नेक्स्ट वाला होगा। देखो थोड़ा सा टफ था, ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला होगा। देखो कैसे होगा, नेक्स्ट भी थोड़ा सा टफ ही रखा है मैंने। तो वैसे ये नॉर्थ साइड के साथ कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है, इसमें साइड का कोई लेना देना है नहीं, ऐसे ही दिया है, नॉर्थ साइड में फेस करके खड़े, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो रैंकिंग पूछा गया है, इधर भी फेस करें, क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो ठीक से सुनो, 3 persons ABC आर स्टैंडिंग इन ए क्यू। क्यू मतलब क्या होता है? लाइन। जैसे रेल के टिकट काउंटर में अगर हम लोग टिकट लेने के लिए खड़े होते हैं, तो दैट इज क्यू। तो ये देखो 3 लोग क्यू में खड़े हैं, ए बी और सी, ठीक है, मैंने क्यू में इन तीनों को खड़ा कर दिया। देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के मिडिल में 5 लोग हैं, ठीक है। तो ए और बी इनके मिडिल में 5 लोग हैं, तो मैंने 5 लोगों को लिख दिया। या तो तुम लोग चाहो तो अपने समझने के लिए 5 लोग बना दो, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, उसके बाद बी है, क्योंकि क्वेश्चन यही बोला है, देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, 8 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के मिडिल में 8 लोग हैं। अब 8 लोग ड्रॉ करें, चलो कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो हो गया, 8 लोग ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ये सब टाइम वेस्ट है, मतलब इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम लोग एग्जाम में तुम लोग को तो मिलेगा नहीं पेन पेपर जो तुम लोग इसको ड्रॉ करने बैठोगे, इसीलिए ऐसे मैंने समझाया कि ए और बी के अंदर कितने लोग हैं, ए और बी के अंदर कितने लोग हैं, 5। इसके जगह तुम लोग ऐसे कर सकते हो। और इनके अंदर कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। अच्छा, उसके बाद देखो, इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ सी, ठीक है, सी से आगे और भी 3 लोग हैं, अहेड ऑफ सी, सी के आगे और भी 3 लोग हैं, तो ये ऐसे लिख दो, 3 लोग हैं इनके आगे, ठीक है। एंड 21 बिहाइंड ए, ए के आगे, इधर बिहाइंड मतलब इधर हो गया, इधर 21। अब 21 तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं, मैंने 21 जो है वो डिजिट में लिख दिया। इधर 21 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये ऐसे, ठीक है, बहुत सारे लोग खड़े हैं क्यू में, 21 लोग हैं। अच्छा, देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। अब बोल रहा है ये पूरा जो क्यू है, ये जो पूरा रो है, इसमें कितने लोग हैं? हाँ बोलो। आंसर सी হবে 40। आंसर सी 40। अच्छा एक मिनट देखे নিচ্ছি। आंसर যেটা आंसर তো বলছে 28। आंसर বলেছে 28। এক মিনিট কোশ্চেনটা পড়ে নি একবার। দেন व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, एक मिनट। देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। কিউতে যত থাকে ততই তো। ততই। नहीं, अच्छा मैंने गलत दिखा है, सॉरी, टोटल करो, टोटल करने से जितना आएगा 40 होगा, सॉरी गलत देखा, 21 5 21, हाँ 21 प्लस 1, टोटल कितने लोग हैं, फिर 5 फिर 1 फिर 8 फिर 1 फिर 3, है ना, ये 21 जन, फिर ए खुद, फिर यहाँ पर 5 लोग, फिर बी खुद, फिर यहाँ पर 8 लोग, फिर सी खुद, और फिर यहाँ पर 3 लोग। अब टोटल लगाओ, 21 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 3, 40, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू हो जाएगा 40।
टोटल 14 होगा, ठीक है, ये 40 है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। अब बिना ड्रॉ किए भी कर सकते हो ना, 21 ये सब लिख के भी कर सकते हो। एक बार ड्रॉ करने से क्या होता है, कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाता है और जैसे ही समझ में आ जाएगा फिर तुम लोग जस्ट नंबरिंग करके भी कर पाओगे। बस उनका नाम लिखो जिनका नाम बता रहा है ABC, चाहो तो उनको ड्रॉ कर लो, बस काफी है, समझ में आ जाएगा। अच्छा, 4th नंबर हुआ, चलो 5th नंबर पे देखो। यहाँ पर बोला है इन ए रो ऑफ 40 गर्ल्स, टोटल 40 गर्ल्स है, ये हमें बता दिया है। व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट, कोमल ये देखो लेफ्ट साइड और ये राइट साइड कर देते। कोमल बोल के एक गर्ल है जो शिफ्ट हो रही है उनके लेफ्ट साइड में बाय 4 प्लेसेस, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10, ठीक है। अगर कोमल को शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब लाइन जब आगे बढ़ रहा है, शिफ्ट हो रही है, कोमल जब शिफ्ट हो रही है उनके लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ, मतलब शिफ्टिंग ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर बोल देता कि राइट साइड तो 2 ऐसे शिफ्टिंग होता, लेकिन बोला है लेफ्ट साइड, यानी शिफ्टिंग जो है वो ऐसे हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट की तरफ आगे जा रही है कोमल, कितना प्लेसेस, 4 प्लेसेस आगे गई है, राइट साइड से 4 प्लेसेस आगे गई है लेफ्ट के साइड में। तो द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10, ठीक है। तो उसका नंबरिंग क्या हो रहा है, लेफ्ट एंड से अगर देखो तो 10th नंबर पोजीशन पे, मतलब यहाँ पर एक जन है, एक गर्ल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर जो है ये कोमल है, ठीक है, ये कोमल है। यहाँ पर लिख देते हैं ये कोमल। फिर से एक बार समझो क्या किया मैंने। बोल रहा है कि एक रो में 40 लोग हैं, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके और भी आगे स्टूडेंट हो जाएगा। तो 40 गर्ल्स हैं। व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट, कोमल अगर अपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है, तो मैंने यहाँ पर शिफ्टिंग का एरो भी दिखाया। देखो कोई अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है, अपने लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो उसका शिफ्टिंग ऐसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट प्लेसेस में कितना शिफ्ट आगे गई है, 4 प्लेसेस, हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। अगर वो 4 प्लेसेस आगे बढ़ रही है लेफ्ट साइड की तरफ, तो उनका नंबरिंग, उनका जो रैंकिंग है, गुड इवनिंग रेशमा, आवाज आ रहा है? पता नहीं रेशमा को आवाज आ रही है कि नहीं। अच्छा देखो फिर से समझो कि अगर ये 4 प्लेसेस आगे लेफ्ट के साइड जा रही है और उनका नंबरिंग तब लेफ्ट हैंड साइड से अगर काउंट करते हैं तो वो 10 नंबर पे हो रहा है, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड से स्वाति का नंबर क्या होगा इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। स्वाति का बोल रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट साइड से स्वाति का नंबरिंग, नंबर ऑफ रैंकिंग क्या होगा अगर राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस, स्वाति जो है वो 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल प्लेस, ठीक है। तो कोमल का ओरिजिनल प्लेस क्या था, कोमल 4 शिफ्ट आगे आई है, कोमल का 10th नंबर अभी रैंकिंग आ रहा है लेफ्ट साइड से। तो कोमल इसके पहले कहां पर थी, कोमल 4 घर आगे आई है, 4 जन से आगे आई है। तो कोमल इसके पहले कितने नंबर जगह पे थी, बता सकते हो? कोमल 10 नंबर पोजीशन पे आ चुकी है राइट साइड से हटके। राइट साइड से हटके जब उनका जो पोजीशन आया वो लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करोगे तो 10 नंबर पे आया, ठीक है। तो कोमल का पोजीशन कितना था, कोमल इसके पहले कहां पर थी? 15 10 11 13। कोमल कितने नंबर पोजीशन पे होगी? कोमल का पहला पोजीशन ये होना चाहिए। हम यहाँ पर नंबरिंग दे देते। हाँ बताओ। 14 হবে मैम। हाँ 14 হবে। ये देखो 14th नंबर पे कोमल थी, यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं 14th नंबर पे कोमल थी। तभी तो वो जब 4 प्लेस आगे गई तो 14 इसके आगे क्या था, 13 इसके आगे क्या था, 12 इसके आगे क्या था, 11 और उसके बाद क्या आ गया 10, है ना। तो कोमल का पोजीशन क्या था, कोमल का पोजीशन 14 था। 14 के बाद 13 12 11 10, तो ये 10th नंबर पोजीशन पे आ गई है कोमल। कोमल का ये पोजीशन था। फिर से पढ़ के देख लो, थोड़ा सा
मतलब क्वेश्चन अलग है। तो देखो, व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई 4 प्लेसेस, 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लेसेस। हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10। तो इसका मतलब पहला पोजीशन ये था। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति, स्वाति का नंबरिंग क्या होगा फ्रॉम द राइट एंड से ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन, कोमल के ओरिजिनल पोजीशन के राइट प्लेसेस से थर्ड नंबर, कोमल का ओरिजिनल स्पेस ये है, राइट साइड ये है, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर लगाओ, कितना होगा 14 के बाद राइट यानी इधर, ओरिजिनल प्लेस से राइट यानी इधर, 14 के बाद 15 16 और 17। तो स्वाति का पोजीशन कौन सा होगा, 17। स्वाति का पोजीशन 17 हुआ। और क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति, हाँ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड से स्वाति का नंबर क्या होगा। तो स्वाति का नंबर अभी 17 हो रहा है, लेकिन राइट एंड से कितना होगा, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट तो 40 है ना, टोटल स्टूडेंट 40 है। और एक जन का रैंक क्या दिया हुआ है, एक जन का रैंक हमारा कोमल का जो रैंक है वो दिया हुआ है 10th, और स्वाति का रैंक हमें मिल गया है 17। तो हमें स्वाति का पूछा है यहाँ पर, स्वाति का राइट हैंड साइड से रैंक पूछ रहा है, ठीक है। तो एक मिनट फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस। तो अच्छा, राइट साइड से काउंट करना पड़ेगा, बट हमें तो नहीं पता राइट साइड से कितना होगा। ये तो भी 17th देख रहे हैं, ऐसे लेफ्ट साइड से 17th आ रहा है, राइट से कितना आएगा, स्वाति का पूछा है तो राइट साइड से कितना आएगा। उसके लिए स्वाति का एक रैंक 17 है, दूसरा रैंक हमें नहीं पता, -1, और टोटल कितने लोग हैं 40। तो निकाल लो कितना होगा 40, यहाँ पर कितना हो जाएगा -60 24। तो आंसर आएगा 24, यानी ई, नन ऑफ दिस। ये देखो ई हो जाएगा, नन ऑफ दिस। समझ में आया तुम लोग को? देखो फिर से एक बार समझाते हैं। हमें बोला था कि एक रो में 40 गर्ल्स हैं। व्हेन कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस, कोमल अगर 4 प्लेसेस आगे बढ़ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड से कोमल का रैंकिंग 10th हो रहा है। और पूछा है कि स्वाति का रैंकिंग राइट हैंड से कितना होगा अगर स्वाति कहां पर है, 3 प्लेसेस टू द ओरिजिनल, टू द राइट ऑफ द कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन। तो कोमल का ओरिजिनल पोजीशन हम लोगों ने ढूंढा और राइट साइड में स्वाति का पोजीशन निकाल लिया। अब हमें पूछा है कि स्वाति का, ये तो लेफ्ट हैंड साइड से 17th है ना, ये 10 11 12 13 14 15 16 17। हमें पूछा है कि स्वाति का राइट हैंड साइड से इधर से काउंट करोगे तो उनका रैंकिंग कितना होगा, क्योंकि 17 के बाद भी तो स्टूडेंट है, 18 19 करके टोटल 40 स्टूडेंट है। तो क्या अभी हम लोग काउंट करने जाए कितना होगा, तो वो तो काफी मुश्किल हो जाएगा। 17 उसके बाद 18 19 20 21 22 23 ऐसे करके 40 तक लिखना पड़ेगा, फिर 40 से तुम लोग को बैक में काउंट करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने ये फॉर्मूला सिखाया। तो फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एक इंसान का रैंकिंग हम लोग दो साइड से देख के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं। तो स्वाति का एक रैंकिंग पता है 17, दूसरा नहीं पता, x + y -1 करते हैं और इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो वहां से y का वैल्यू आ जाता है 24। तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। बोलो समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला है, अमन इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है, लेफ्ट एंड करते हैं राइट एंड करते हैं। अमन इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो यहाँ पर अगर अमन है तो लेफ्ट साइड से अगर काउंट करते हैं तो अमन का पोजीशन 16th है, 16। तो अमन के आगे कितने सारे लोग होंगे, 15। 15% है ना, तो इनका रैंक 16th हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, इन ए रो ऑफ बॉयज, ठीक है। अच्छा, एंड विवेक इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। विवेक जो है वो राइट एंड से 18th पे है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं विवेक। विवेक 18th नंबर पे है, तो विवेक के बाद कितने लोग होंगे, 17।
नहीं, यहाँ पर क्या बोला एक बार पढ़ लेते। विवेक इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा, राइट एंड से 18th में है। हाँ, फिर यहाँ पर 17th होने चाहिए, 17। अच्छा, गगन इज 11th फ्रॉम द अमन। अच्छा, गगन इज 11th फ्रॉम अमन टुवर्ड्स द राइट एंड। अमन के राइट एंड, अमन का राइट इधर है, राइट एंड से अमन के राइट एंड में अगर जाए तो 11th नंबर पे गगन है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद बोल रहा है एंड थर्ड फ्रॉम द विवेक टुवर्ड्स द राइट एंड। अच्छा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अमन इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट। अमन को मैंने 16th फ्रॉम द लेफ्ट कर दिया और यहाँ पर 15 लोगों को लिख दिया। एंड इन ए रो ऑफ बॉयज एंड विवेक इज, विवेक जो है वो है 18th। विवेक इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से अगर देखें तो 18th नंबर पे, तो इधर 17 होगा। गगन इज 11th फ्रॉम अमन। गगन इज 11th फ्रॉम अमन। अच्छा, तो इसका मतलब गगन जो है, यहाँ पर लिखते हैं गगन। यहाँ पर क्यों लिखा मैंने, ये अमन से 11th नंबर पे है, तो फिर गगन और अमन के बीच में कितने लोग होंगे। अगर बोल रहा है कि गगन इज 11th फ्रॉम अमन, मतलब अमन से लेके स्टार्ट करने से यहाँ पर 11th नंबर पे गगन आएगा। अगर हम लोग काउंटिंग अमन से स्टार्ट करते, क्योंकि फ्रॉम अमन बोला है, तो 11th नंबर पे गगन आएगा। तो अमन और गगन के बीच कितने लोग होंगे। अगर हम लोग अमन से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, पढ़ो फिर से। गगन इज 11th फ्रॉम अमन। अगर हम लोग काउंटिंग अमन से स्टार्ट करते हैं तो गगन उसके 11th नंबर में है टुवर्ड्स द राइट, इसीलिए मैंने राइट साइड दिखाया। इधर भी हो सकता था लेकिन टुवर्ड्स द राइट। अमन के राइट साइड में 11th नंबर पे गगन है, तो अमन और गगन के बीच कितने लोग होंगे। तुम लोग ये पोजीशन मत देखो, तुम लोग ऐसे बोलो, अमन और गगन के बीच कितने लोग होंगे। अगर अमन के बाद 11 नंबर पोजीशन में गगन है, बोलो। अगर अमन के बाद 11 नंबर पोजीशन में गगन है, तो इन लोगों के बीच में कितने लोग होंगे। अगर मान लो हम यहाँ पर हैं, ठीक है, मेरे बाद 4 नंबर पोजीशन में कोई भी एक जन है, तुम, हाँ बोलो। 5 জন। 8 জন। 5 তুমি মাইনাস করে দিচ্ছ, মাইনাসের তো কনসেপ্ট হচ্ছে না এখানে। এই দেখো, अमन और गगনের মধ্যে, এই জন্য আমি বলছিলাম एग्जांपलটা দেখো। यहाँ पर सपोज हम हैं, ठीक है, यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर मान लो तुम लोग हो, ठीक है, और हम बोल रहे हैं तुम लोगों के बाद तुम लोग यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर, चलो यहाँ पर ए ले लेते हैं, यहाँ पर बी ले लेते हैं। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। ए के बाद, ए से अगर काउंट करते हैं तो बी 11 नंबर पोजीशन में है, तो ए और बी के अंदर कितने लोग हैं मिडिल में। मैम 4 জন। 4 জন। তাহলে আমানের পর যদি 4 জন থাকে তাহলে এই 11 নম্বর কি করে হবে। আমি ধরো 4টে লোক লিখে দিলাম, তাহলে আমান 1 2 3 4, তাহলে তো 5 নম্বর হবে। 11 নম্বর কি করে হবে। क्वेश्चन क्या बोला है, देखो गगन इज 11th फ्रॉम अमन ना, अमन से लेके 11 नंबर। तुम लोग कभी मूवी का टिकट लेने के लिए या फिर तुम लोग रेलवे काउंटर में अगर कभी खड़े होते हो और तुम लोग बोलते हो तुम लोगों के बाद और भी, तुम लोगों के बाद मान लो हम खड़े हैं, तुम लोग बोल रहे हो तो मैम हमारे बाद से 11 नंबर पोजीशन में है, तो मेरे साथ तुम लोग के मिडिल में कितने लोग होंगे। किसी को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं, फिर से समझा रहे, चलो पूरा हटाते हैं, फिर से समझाते हैं। अमन इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अमन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 16th नंबर पे है, ठीक है। हम यहाँ पर 16 नहीं लिखेंगे ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। अमन 16 नंबर पे है, तो अमन के आगे कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ड्रॉ करके बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर और एक लोग को बना देते 14, यहाँ पर इसका और एक सर दिख रहा है। चलो 15 लोग मैंने बना दिया। 16th नंबर पे अमन है, लेफ्ट हैंड इन ए रो ऑफ बॉयज, एंड विवेक इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो विवेक जो है ये 18th नंबर पे है, ये 18th नंबर पे, मतलब यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर है 17th लोग, ठीक है, 17 लोग है। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है गगन इज 11th फ्रॉम अमन। अमन के बाद काउंट करने से गगन 11 नंबर पे है, तो अमन के बाद कितने लोग होंगे? अमन के बाद 11 नंबर पे गगन है, तो अमन फिर एक इंसान, अमन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर वाला इंसान का नाम क्या होगा? गगन। गगन। तो अमन और गगन के बीच कितने लोग होंगे? अरे अभी तो बताओ, अमन और गगन के बीच कितने? 10 10। তাহলে আমি তখন ধরে এটাই তো জানতে চাইছি। तुम लोग 16 वो सब नंबरिंग को देख के वहाँ कैलकुलेशन मत करो, वो तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से मैंने नंबरिंग किया है, लेकिन इतने सारे लोगों को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है ना, तो लॉजिकली तो हमें सोचना पड़ेगा। ये देखो, इसीलिए अमन अगर, ये मैंने सिर्फ अमन लिखा, अमन अगर 16th नंबर पे है तो अमन के आगे 15 लोग हैं, ठीक है। अमन के बाद गगन अगर 11 नंबर पे है तो यहाँ पर कितने लोग हैं? अमन और गगन के बीच में 10 लोग हैं, ठीक है। और इधर विवेक जो है, विवेक के इधर कितने लोग हो जाएंगे? क्योंकि विवेक 18th पे है तो विवेक के आगे यहाँ पर 17 लोग हो जाएंगे। अच्छा, अब बोल रहा है 11th फ्रॉम अमन टुवर्ड्स द राइट एंड 3rd फ्रॉम विवेक, और विवेक से लेके 3rd फ्रॉम विवेक टुवर्ड्स द राइट एंड। विवेक का राइट एंड से अगर देखो तो गगन जो है वो 3rd नंबर पे है ना। विवेक से राइट एंड में अगर देखे तो गगन जो है वो 3rd नंबर पे है, तो फिर क्या हो गया यहाँ पर? एक मिनट, विवेक इज 18th फ्रॉम द राइट एंड से 18th नंबर पे, ठीक है। ये राइट एंड से 18th नंबर पे है, 18th नंबर पे है। अच्छा, अब बोल रहा है कि विवेक टुवर्ड्स द राइट एंड। अच्छा, गगन इज 11th फ्रॉम द अमन टुवर्ड्स द राइट एंड एंड 3rd फ्रॉम विवेक टुवर्ड्स द राइट एंड। अच्छा, विवेक का राइट साइड मतलब ये वाला है, विवेक के राइट साइड में गगन है। अच्छा, विवेक के राइट साइड में भी गगन है एक्चुअली, तब इसका मतलब ड्रॉ हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पर मैंने अमन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने 15 लोग लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब अमन और गगन जो है इनके बीच में 10 लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में 10 लोग हैं जो, लेकिन ये गगन का जो पोजीशन है ना, ये गगन का जो पोजीशन है ये विवेक से राइट साइड में है, विवेक से राइट साइड में है। तो विवेक अगर इसको लिखेंगे, विवेक कहीं पर भी लिखे, विवेक का लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये होगा, मतलब विवेक यहाँ पर आ जाएगा। विवेक के राइट साइड में गगन का पोजीशन कितना आ रहा है? 3rd, ठीक है। विवेक के राइट साइड में गगन का पोजीशन 3rd आ रहा है, मतलब विवेक और गगन के अंदर 3 लोग हैं, विवेक और गगन के अंदर 3 लोग हैं, और अमन और गगन के अंदर 10 लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ये 17 नंबर बताया ना वो भी होगा, मतलब विवेक ये राइट साइड से 17 नंबर पे है, तो ये 17 लोग हैं। यहाँ पर 18th नंबर पे विवेक है। विवेक टुवर्ड्स द राइट एंड, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रोज, तो रो में कितने सारे बॉयज हैं ये हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा ड्रॉ मैंने क्यों किया? देखो, क्योंकि विवेक का जो पोजीशन है ना वो बता रहा है राइट हैंड साइड से 18th नंबर पे है, लेकिन ये विवेक जो है इसके राइट साइड में कौन है? इसके राइट साइड में गगन है, विवेक के राइट साइड में गगन है, तो मतलब विवेक का पोजीशन थोड़ा आगे लिखना पड़ेगा, वो तो मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ किया था। तो इसका मतलब अमन और गगन के बीच में विवेक है, क्योंकि अमन के बाद 10 लोगों के बाद गगन है, और इधर विवेक के राइट साइड में गगन है 3rd नंबर पोजीशन में, तो विवेक के राइट साइड में, तो विवेक का पोजीशन फिर इन दोनों के मिडिल में होना चाहिए। अब हमें पूछ रहा है कि टोटल रो में कितने लोग हैं, तो देखो आगे 15, फिर अमन खुद एक, फिर अमन खुद एक, फिर अमन और गगन के बीच में 10 लोग हैं, अमन और गगन के बीच में 10 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब 10 लोग काउंट हो रहा है तो ये 3 ऑलरेडी काउंट हो गया है। अमन और गगन के बीच में जो 10 लोग हैं उसमें खुद विवेक भी है, देखो ड्रॉ में देखो खुद विवेक भी है, तो वो भी काउंट हो गया। अब गगन को एक काउंट करेंगे, ठीक है, गगन को एक काउंट करेंगे, और इधर फिर कितना लोग हो जाएगा, इधर कितना लोग होगा ये हमें काउंट करना पड़ेगा। इधर कितने लोग हो जाएंगे? विवेक के ये विवेक अगर 17 नंबर पोजीशन पे है, ये विवेक का 18th नंबर है, राइट एंड से ये विवेक का 18th नंबर पोजीशन है, तो यहाँ पर 3 और 1 4 अगर माइनस हो जा रहा है, यहाँ पर 3 लोग जो कि इसमें इंक्लूडेड है 10 में, और यहाँ पर 1 4 नंबर पे गगन, 3 और 1 4 लोग यहाँ से हट जाएंगे।
टोटल 18 में से, तो 18 में से अगर 4 हट जाएंगे तो यहाँ पर कितने होंगे? 14 होंगे। मतलब ये देखो, फिर से एक बार बताते हैं, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, देखो फिर से एक बार बता देते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, फिर से बता देते हैं। देखो ये रहा अमन, यहाँ पर 15 लोग, ठीक है, ये बोला था। अच्छा, फिर अमन के बाद 10 लोग हैं और कुछ इस पोजीशन में गगन का होगा, ठीक है। लेकिन गगन का हमें और एक पोजीशन बता रहा है, गगन का पोजीशन जो है वो विवेक से राइट एंड में, तो विवेक से राइट एंड में कितना हो जाएगा? विवेक से राइट एंड में 3rd नंबर पे है, और विवेक जो है वो राइट एंड से 18th नंबर पे, ठीक है। विवेक जो है वो राइट से 18th नंबर पे है, तो विवेक का राइट से ये राइट से अगर देखें तो 18th नंबर है, लेकिन विवेक को यहाँ नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? विवेक का यहाँ नंबरिंग देके नहीं लिख सकते। उसका रीजन क्या है? देखो, क्योंकि गगन का पोजीशन क्या बता रहा है? 3rd फ्रॉम विवेक टुवर्ड्स द राइट एंड, तो विवेक का ये कौन सा एंड है? ये राइट एंड है, ठीक है। ये कौन सा है? लेफ्ट। लेकिन गगन अगर ऑलरेडी यहाँ पर है, गगन अगर ऑलरेडी यहाँ पर है, जो अमन के बाद 10 जन के बाद अगर गगन है, तो फिर गगन का पोजीशन ऐसे इस जगह पे कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। मतलब विवेक का पोजीशन जो है वो राइट हैंड से ही है, लेकिन इधर नहीं है, कहीं और है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि गगन का पोजीशन अमन के 10 लोगों के बाद है और विवेक से राइट हैंड में 3rd नंबर पे है, तो ये विवेक लिख देते हैं। विवेक से राइट हैंड में गगन को कर देते हैं, ठीक है। तो विवेक से हम लोग ऐसे करते हैं, जी थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि तुम लोग समझ पाओ। विवेक से ऐसे गगन, ठीक है, विवेक से गगन और अमन से गगन। अमन से गगन जो है ये 10 नंबर पे है, यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो ये 10 के बाद यहाँ पर 11, और विवेक के बाद यहाँ पर 2 लोग होंगे, विवेक के बाद यहाँ पर 2 लोग होंगे, तभी तो तीसरा लोग गगन होगा। ये देखो, 3rd फ्रॉम द विवेक टुवर्ड्स द राइट एंड, ठीक है। और विवेक का यहाँ पर एक बताया था, विवेक इज 18th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से विवेक का ये 18 नंबर पोजीशन है, लेकिन 18th, उसके बाद यहाँ पर 2 लोग और यहाँ पर 3 लोग, तो इधर कितने बचेंगे? मुझे ये बताओ तुम लोग। अगर ये विवेक के बाद यहाँ विवेक अगर 18th नंबर पोजीशन पे है, राइट एंड से 18th नंबर पोजीशन पे है, तो इधर कितने लोग हैं? क्योंकि ये 18th है, तो यहाँ पर 2 लोग हैं और यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 गगन, तो टोटल 3 है, 18। फिर उसके बाद 2 लोगों का रैंकिंग क्या होगा? 17, उसके बाद वालों का 16, उसके बाद का 15, तो इधर कितने लोग बचे? इधर कितने लोग बचेंगे? आई होप देखो अब समझ में आ रहा होगा, कोशिश करो थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर विवेक का पोजीशन राइट एंड से कितना है? विवेक का पोजीशन राइट एंड से 18th है ना, तो इसका मतलब 18, और इसके बाद इधर कुछ स्टूडेंट होंगे, इधर कुछ लोग होंगे, तो ये 18th है, तो इधर पे 2 दिया हुआ है, 2 लोग हैं, तो दोनों लोगों का रैंकिंग क्या होगा? 17, 16, बैक में काउंट कर रहे हैं ना, 18 ऐसे 1 2 3 करके, तो इधर 18 हुआ है, तो 18 के बाद ये क्या है? 17, दूसरे वालों का 16, गगन का 15, तो इधर कितने लोग बचेंगे? क्योंकि इधर से जाओगे तो टोटल 18 होगा, तो कितने लोग होंगे बताओ? बताओ, बताने का कोशिश करो, एक बार थोड़ा सा सोचो। देखो विवेक का जो पोजीशन है वो 18th अभी भी है, हम नहीं बोल रहे कि 18th नहीं है, तो विवेक के बाद कितने लोग होंगे? 17, तुम लोग तो वही बोल रहे हो ना, विवेक के बाद इस पूरे जगह पे टोटल मिला के 17 लोग होंगे, 17 पर्सन्स होंगे ना। अब 17 पर्सन्स में यहाँ पर 3 पर्सन्स आ गए, तो कितने पर्सन बचे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ से यहाँ तक 17 पर्सन है, या 1 से लेके 18, 1, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे करके 18, तो यहाँ पर तो मैंने ऑलरेडी 3 लोगों को लिख दिया, तो यहाँ बाकी कितने लोग बचेंगे बताओ? 14। हाँ वही हम बोल रहे हैं, बाकी 14 लोग बचेंगे, है ना। 14 तभी तो होगा ना, ये 14, 15, 16, 17, 18, अब ये इसके बीच में है ना, तो इस तरह, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग रहा है तुम लोगों को। देखो ऐसे होगा, तो अब हमें पूछ रहा है कि टोटल कितने लोग हैं, तो इधर 15, ये अमन खुद एक, ठीक है, अमन के बाद 10 लोग हैं, अमन के बाद 10 लोग हैं, फिर गगन है, ठीक है, अमन के बाद 10 लोग है, गगन है, इसमें बाकी ये भी आ गए, विवेक वगैरह भी आ गए, तो 15 लोग, फिर अमन के बाद 10 लोग,
फिर गगन, ठीक है, फिर गगन के बाद कितने लोग हैं 14। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो विवेक और इन दोनों को रैंकिंग नहीं की, ये गलत बात है, क्योंकि ये तो इनके अंदर ही आ रहे हैं ना। अमन से गगन के अंदर 10 लोग हैं और गगन और विवेक के बीच में 2 लोग हैं, मतलब अमन उसके बाद कुछ लोग उसके बाद विवेक, मतलब अमन और विवेक के अंदर कितने लोग होंगे वो भी हम लोग ढूंढ सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। तो अब टोटल करो कितना होगा, ये 15 लोग, अमन खुद, फिर यहाँ से यहाँ 10 लोग, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा 41, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्चुअली आंसर जो है वो नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, आंसर जो है वो नन ऑफ दिस होगा। एक बार फिर से तुम लोग अपने आप लिख के करना, जब तक अपने आप लिख के नहीं करोगे ये हम नहीं समझा पाएंगे इस तरह से, ठीक है। तुम लोग एक बार लिख के करना तो इजीली समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इन ए रो गर्ल्स काम्या इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से काम्या 5th नंबर पे है, तो यहाँ अगर काम्या है तो यहाँ पर 4 लोग हैं, एंड प्रीति इज 6th फ्रॉम द राइट, राइट साइड से अगर देखो तो यहाँ पर प्रीति है, ठीक है, प्रीति है जो कि 6th नंबर पे है, तो इनके इधर कितने लोग होंगे 5 लोग होंगे, ठीक है। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, अभी अपने पोजीशन एक्सचेंज करना चाहती है, मतलब काम्या इधर आना चाहती है, प्रीति इधर जाना चाहती है, दैट इज एक्सचेंज। देन काम्या बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट, जब काम्या प्रीति के पोजीशन में आ जा रही है वो लेफ्ट हैंड साइड से 13 में पहुंच गई, लेफ्ट हैंड साइड से उनका पोजीशन 5th था, तो उनका पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 13 हो गया, तो काम्या का नया पोजीशन क्या होगा, काम्या का नया पोजीशन अगर देखो तो लेफ्ट हैंड साइड से 13th हो गया, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट। व्हाट विल बी प्रीति's पोजीशन फ्रॉम द राइट, प्रीति का पोजीशन राइट से क्या होगा। तो अब हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राइट साइड से प्रीति का पोजीशन क्या होगा, प्रीति का पोजीशन जो है ये क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, अगर काम्या का पोजीशन नया वाला पोजीशन 13 है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो टोटल कितने स्टूडेंट हम लोग निकाल सकते हैं रो में। काम्या का पोजीशन एक जगह से एक साइड से लेफ्ट साइड से 13 है, राइट साइड से हमें नहीं पता, -1 इक्वल टू, अच्छा टोटल स्टूडेंट भी तो हमें नहीं पता है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है हमारा, देखो काम्या अगर अपना पोजीशन 13th ले रही है लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन उसका पोजीशन वो प्रीति के जगह एक्सचेंज कर रही है, तो राइट हैंड साइड से काम्या का पोजीशन क्या होगा ये हमें पता है, बोलो। देखो ऐसे हम लोग लॉजिकली सोचेंगे कि काम्या का पोजीशन, नया पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 13th पे है, लेकिन वो प्रीति के पोजीशन पे गई है, तो राइट हैंड साइड से अभी यहाँ पर काम्या है और यहाँ पर प्रीति है ना। तो मुझे ये बताओ कि काम्या का नया पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 13 है, लेकिन राइट हैंड साइड से क्या है, थोड़ा सा सोचो। अगर हम लोग पोजीशन जस्ट एक्सचेंज कर रहे हैं तो काम्या भी प्रीति के पोजीशन पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड से वो यहाँ पर आ गई है, तो लेफ्ट साइड से काउंट करोगे तो उसका पोजीशन 13 नंबर पे है, लेकिन राइट साइड से काउंट करोगे तो कितने नंबर पे है। नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। काम्या और प्रीति दोनों का पोजीशन बताया है, लेफ्ट हैंड साइड से काम्या का पोजीशन था 5th नंबर पे, राइट हैंड साइड से प्रीति का पोजीशन था 6th नंबर पे। अब ये दोनों अपना पोजीशन चेंज कर रही है, मतलब काम्या वो प्रीति के पोजीशन पे चले गई है, तो काम्या का नया पोजीशन हो जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से 13, और प्रीति का जो पुराना पोजीशन था वो भी काम्या का नया पोजीशन है, तो काम्या का राइट हैंड साइड से पोजीशन कितने नंबर पे है बताओ। बोलो। काम्या अगर प्रीति के जगह पे खड़ी है, मान लो 2 जन ऐसे खड़े थे, ठीक है, और ये 3rd नंबर पे तुम लोग थे, तुम लोग अगर यहाँ पर आ जाते हो तो तुम लोग का पोजीशन कितना हो जाएगा। तुम लोग अगर यहाँ पे आ जाते हो, किसी इंसान की जगह आ जाते हो, चेंज कर लेते हो, तो तुम लोग का पोजीशन ये 1st नंबर पे, ये 2nd, ये 3rd पे, ये 3rd वाला यहाँ पर आ गया 1st वाले के जगह, तो उसका मतलब ऐसे अगर देखेंगे तो उसका पोजीशन कैसे हो जाएगा 1st, ठीक है। अब मेरा बात अगर सुना है ध्यान से तो ये वाला बता पाओगे, बोलो। जो काम्या है उसका लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन इज गिवन, दैट इज 13, ठीक है, ये दिया हुआ है, काम्या बिकम्स 13 फ्रॉम द लेफ्ट, और राइट
राइट हैंड से वो प्रीति के जगह पे है, तो राइट हैंड से उनका पोजीशन कौन सा है? प्रीति का जो पोजीशन था वही होगा ना, कौन सा होगा बताओ? 18th। प्रीति का पोजीशन राइट हैंड साइड से 18 था क्या? सोचो तुम लोग 50 ऐसे सोच रहे हो, तुम लोग 13 के बाद इधर 5 सोच रहे हो, वो गलत सोच रहे हो। इधर काम्या है, इधर प्रीति है, ठीक है। चलो फिर से बताते हैं। ये पुराना पोजीशन है, ठीक है। अब नया पोजीशन क्या हुआ? नया पोजीशन कुछ ऐसा हुआ, काम्या यहाँ पर 12 लोग हैं, ठीक है। और ये जो पोजीशन है काम्या का, एक्चुअली ये पहले प्रीति का पोजीशन था, तो प्रीति का पोजीशन राइट हैंड साइड से कितना था? 6th नंबर पे। तो काम्या का पोजीशन इधर से देखो तो कितने नंबर पे है? 12 लोगों के बाद है, 13th पे। और राइट हैंड साइड से देखो तो प्रीति का पोजीशन ही कवर करके रखा है, तो प्रीति का पोजीशन ये था, तो काम्या का पोजीशन कितना होगा? ऐसे देखते हैं तो 13 नंबर पे है, लेकिन ऐसे देखते हैं तो प्रीति के पोजीशन पे, क्योंकि उन्होंने पोजीशन एक्सचेंज किया है ना। तो बताओ काम्या का जो पोजीशन है नया वाला, वो लेफ्ट हैंड साइड से तो 12 नंबर पे है, राइट हैंड साइड से कितने नंबर पे है? हम तो बोल ही रहे हैं राइट हैंड साइड से प्रीति का जो नंबर था उसी पे है, 6th पे होगा, Y7। प्रीति का जो पोजीशन था वही रहेगा, क्योंकि वो तो पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, वो तो पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो प्रीति का जो पोजीशन था वो पोजीशन ही तो होगा। चलो ड्रॉ करके बताते हैं। 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। 1 2 3 4 यहाँ पर है काम्या। अच्छा, और इधर से देखेंगे प्रीति जो है 6th फ्रॉम द राइट, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर है प्रीति। ये ऐसे है, बीच में कौन क्या है नहीं पता, क्योंकि हमें टोटल नंबर का कुछ नहीं पता है। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, एक्सचेंज मतलब काम्या यहाँ आना चाहती है, यहाँ पर प्रीति खड़ी है, तो काम्या यहाँ आ गई, ठीक है, और प्रीति जो है वो यहाँ आ गई। ऐसे चेंज करने पे काम्या का पोजीशन हमें जिस तरह से बताया गया था लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसका पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड में चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो इतने दूर पे आ चुकी है, ठीक है। और प्रीति का पोजीशन ऐसे था, तो बोलो अब काम्या का जो नया पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड साइड से हमें बता दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड से काम्या कितने नंबर पोजीशन पे है? 13th नंबर पोजीशन पे, मतलब काम्या के आगे 12 लोग हैं। लेकिन काम्या प्रीति के जगह पे आई है, तो प्रीति के बाद जितने लोग थे काम्या के बाद तो अभी भी उतने ही लोग हैं। तो अभी काम्या का इधर से पोजीशन क्या हो गया? काम्या प्रीति के जगह पे सिंपल जस्ट प्रीति के जगह पे आ गई है, और हमें नया वाला पोजीशन एक साइड से बता दिया है। लेफ्ट साइड से काम्या का जो पोजीशन है ये कितने नंबर पे है? ये है हमारा 13th नंबर पे। ये देखो यहाँ पर बताया काम्या बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड से अगर देखो तो काम्या 13th नंबर पे है, लेकिन राइट साइड से देखेंगे तो प्रीति के पोजीशन पे ही है ना, क्योंकि प्रीति के पोजीशन पे इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पोजीशन जो है एक्सचेंज किया है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर होंगी राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से थोड़ी ना चेंज होगा, लेफ्ट हैंड साइड से ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि हमें उनका पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से बताया गया था। तो लेफ्ट हैंड साइड से वो अगर आगे जा रही है प्रीति के पोजीशन पे, तो लेफ्ट हैंड साइड से चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर काम्या का पोजीशन 13 था, और यहाँ इधर से अगर देखें तो 6 था, तो -1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी रो में जितने लोग हैं वो आ जाएंगे। तो 13 + 6 - 1 कितना हो गया? 18। टोटल 18 लोग हैं। हमें पूछा है कि प्रीति का पोजीशन राइट साइड से क्या हो रहा है, क्योंकि प्रीति का पोजीशन जो है राइट साइड से हमें पूछ रहा है क्या होगा, ये चेंज हुआ है। तो प्रीति का पोजीशन राइट साइड से क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए देखो, प्रीति का जो पोजीशन है वो काम्या के साथ एक जगह से सेम होगा, जैसे काम्या का पोजीशन प्रीति के साथ सेम हुआ, तो प्रीति का लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन कितना होगा? प्रीति के आगे यही लोग होंगे। प्रीति का एक पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से कितने में है? 4th में है। प्रीति का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 4th में है। राइट हैंड साइड से कितना चेंज हुआ वो हमें नहीं पता, हम लोगों ने x मान लिया। -1 इक्वल टू कितना था? टोटल स्टूडेंट आया कितना? कैलकुलेट करके आया 18, ठीक है। तो x इक्वल टू 18 - 3 कितना हो जाएगा? 18 - 3 15, ठीक है। 18 - 3 आ जाएगा 15। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 18 - 3, ये एक मिनट देख लेते हैं। 18
-3 5 प्लस, अच्छा ये 1 2 3 4 सॉरी फिफ्थ होगा ना, ये फिफ्थ नंबर पे मैंने 4 लिख दिया, सॉरी। ये देखो काम्या का पोजीशन फिफ्थ था ना, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो 18 - 4 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, ये 14 होगा। देखो यहाँ पर जब हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं हमारा पोजीशन, हमारा एक क्या होगा, एक जिनके साथ चेंज कर रहे हैं उनके पोजीशन से बराबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमारा पोजीशन तो चेंज होगा। मान लो 10 लोग खड़े हैं, 1 2 3 4 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, ठीक है। अगर तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो बी का पोजीशन सेकंड है, और राइट हैंड साइड से देखो तो बी का पोजीशन कितना है 1 2 3 4 है, ठीक है, 1 2 3 4 है। अगर बी अगर ई के जगह पे चला जाएगा, बी अगर ई के जगह पे चला जाएगा, तो मुझे एक चीज बताओ, ई का पोजीशन क्या था, ई का पोजीशन देखो, ई का पोजीशन राइट हैंड साइड से फर्स्ट था और लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो फिफ्थ था। अगर बी ई के जगह पे जाएगा तो बी का पोजीशन क्या होगा मुझे बताओगे? बी अगर ई के जगह पे जाएगा तो बी का पोजीशन क्या होगा, राइट से क्या होगा और लेफ्ट से क्या होगा, बताओ। बी अगर ई के जगह पे जाएगा तो मुझे बताओ बी का पोजीशन इधर से काउंट करोगे तो क्या होगा, इधर से काउंट करोगे तो क्या होगा, बताओ। तभी तुम लोग क्लियर हो जाओगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तब से बी अगर ई के जगह पे आता है तो बी का पोजीशन क्या होगा, इधर से बताओ क्या होगा, बोलो। बी का पोजीशन ई के जगह पे बी अगर आ जाता है तो बी का पोजीशन क्या होगा, राइट लेफ्ट साइड से फिफ्थ होगा और राइट साइड से क्या हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा। मतलब ई के पोजीशन के साथ बी का पोजीशन तो मैचअप होगा किसी एक रेस्पेक्ट में, क्योंकि बी और ई जो है अपने जगह को जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज करने का मतलब ई इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ना एक पोजीशन तो हमारा मैचअप होगा। लेकिन यहाँ हमें पता है कि 5 लोग हैं, जो कि यहाँ हमें पता नहीं था कि कितने लोग हैं। टोटल 18 लोग हैं, 18 लोगों में ऐसा हुआ है, ठीक है। 18 लोगों में पोजीशन जो है इस तरह से चेंज हुआ है। ठीक है, अभी तो तुम लोग उतना कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम कोशिश तो कर रहे हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो घर पे फिर से एक बार देखना, और अगर डाउट होगा तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है। अच्छा चलो, नेक्स्ट हम लोग टाइम सीक्वेंस में चलते हैं। टाइम सीक्वेंस में कैसे कैलकुलेट होता है, देखो। सतीश रिमेंबर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, सतीश रिमेंबर दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15 बट बिफोर 18। सतीश जो है उनको याद है कि उनके भाई का बर्थडे जो है पर्टिकुलरली कब है वो नहीं पता, लेकिन उनको पता है अकॉर्डिंग टू सतीश, ठीक है, उनके ब्रदर का बर्थडे है आफ्टर 15। तो 15 के बाद कौन सा डेट होगा, बट बिफोर 18। 15 के बाद आफ्टर 15 और बिफोर 18, 15 के बाद और 18 के आगे कौन सा डेट आता है, 15 के बाद और 18 के आगे कौन कौन सा डेट आता है, 16 17 16 17। 36 के हिसाब से या तो 16 को है भाई का बर्थडे या 17 को है, ठीक है। और फेब, ठीक है, फेब्रुअरी का, ठीक है, तो फेब का मंथ है। चलो, वेयर इज हिज सिस्टर, ठीक है, उनकी बहन काजल जो है उनके हिसाब से भाई का बर्थडे क्या है, दैट हर ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 16 के बाद बट बिलो 19 ऑफ फेब। 19 फेब से कम, 16 के बाद और 19 से कम क्या क्या डेट आएगा, 16 के बाद और 19 से कम मतलब 19 के आगे क्या क्या डेट आएगा, 17 और एक कौन सा आएगा 18, ठीक है। तो सतीश के हिसाब से उनके भाई, सतीश, काजल और उनका भाई, तो सतीश और काजल याद कर रहे हैं कि उनके भाई का बर्थडे कब है। तो सतीश के हिसाब से हमारा जो मतलब हमें जो ये बताया गया है टाइम पीरियड, उसके हिसाब से 2 डेट आया 16 17, काजल के हिसाब से 17 18। तो कौन सा डेट हो सकता है बोलो, जो दोनों के दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है वही हो सकता है। तो कॉमन क्या है इन लोगों के अंदर, कॉमन क्या है 17। तो फिर 17, तो इनका इसका मतलब बर्थडे कब हो सकता है 17,
क्योंकि अगर तुम लोग मानो ना, तुम लोग ही अगर किसी फ्रेंड का बर्थडे याद कर रहे हो, ठीक है, दोनों मिलके तीसरे एक दोस्त का बर्थडे याद कर रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो 16 17 है और एक तुम लोगों में से कोई एक बोल रहा है 16 17, दूसरा बोल रहा है 17 18, तो तुम लोग किस पे फोकस करोगे? 17 पे, बिकॉज 17 दोनों बता रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम सीक्वेंस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। और विच डे इन फरवरी सतीश ब्रदर्स बर्थडे, तो कौन सा डेट हो सकता है जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों बता रहे हैं, ठीक है। इनका क्या है सोचना, या तो 16 या तो 17, ये बोल रहे 17 या 18, यानी कॉमन पॉइंट जो है वही होता है, तो 17 यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है। टाइम सीक्वेंस टेस्ट इस तरह से होगा, लेकिन इसमें अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये बर्थडे वाला हो गया, इसके अलावा बस ऑटो ऐसे भी होता है, कब बस छूटेगा, ट्रेन कब छूटेगा, तो ये देखो यहाँ पर ये एक हो गया। नेक्स्ट देखो क्या दिया हमारे, देखो बोल रहा है ए बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम ए बस स्टैंड। बस स्टैंड से दिल्ली के लिए बस छूटती है हर आधे घंटे में, एवरी 30 मिनट्स। एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड ए पैसेंजर दैट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स एगो। तो जैसे ही एक पैसेंजर ने इंक्वायरी किया क्लर्क को, तो क्लर्क ने बोला 10 मिनट पहले एक बस चला गया है, एंड द नेक्स्ट बस will leave at 9:35। तो सुनो अच्छे तरीके से, पहला ये पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि 30 मिनट्स के बाद बस चलता है, ठीक है, दिल्ली के लिए। और जैसे ही किसी एक पैसेंजर ने क्लर्क से पूछा तो क्लर्क ने कहा 10 मिनट्स पहले एक बस गया है और दूसरा बस जो है वो जाएगा 9:35 में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ये AM है, हाँ सुबह का टाइम है। एट व्हाट टाइम Did the inquiry clerk give this information to the passenger? मतलब ये जब पैसेंजर पूछने गया क्लर्क से, है बोलो ऑप्शन ई 9:15 AM, ऑप्शन बी ई लास्ट है, ऑप्शन ई, हाँ शायद यही आंसर होगा, मुझे जितना लग रहा है ऑप्शन ई आंसर होगा। अच्छा देखो तुम लोग कैसे करेंगे, एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी क्लर्क गिव द इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। तो देखो बस आधा घंटा पहले छूटता है, तो अब क्लर्क जो है वो बोल रहा है कि नेक्स्ट बस 9:35 को छूटेगा, ठीक है। तो इसके पहले वाला बस कितना बजे छूटा था, क्योंकि सारा बस आधा घंटा आगे छूटता है, तो 9:35 के आगे आधा घंटा आगे कितना बचा होगा? 9:05। हाँ 9:05 हुआ होगा जब एक बस गया, फिर आधा घंटा बाद दूसरा बस छूटेगा, ठीक है। अभी आधा घंटा हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि क्लर्क क्या बोला, क्लर्क बोल रहा है कि 9:35 को दूसरा बस जाएगा, आपने वो बस मिस कर दिया है, लेकिन अब जस्ट 10 मिनट पहले वो बस निकला, तो ये बस छोड़ के 10 मिनट हुआ है, तो कितना बजे वो गया होगा? 10 मिनट ऐड कर दो इसमें, 9:15। 9:15 में उन्होंने पैसेंजर को बताया होगा। अब पूरा सीक्वेंस को टैली करो, देखो थोड़ा सा टाइम जो है वो हमें सोचना पड़ेगा। आधा घंटे के गैप में अगर बस चलता है तो नेक्स्ट बस अगर 9:35 को जाएगा तो इसके पहले वाला बस कितना बजे गया होगा? इससे आधा घंटा आगे, तो 9:05 पे बस छूट गया होगा, ठीक है। और जैसे ही बस छूटा उसके 10 मिनट बाद ही गैप होगा क्लर्क को इंक्वायरी करने, क्योंकि बोला है ना 10 मिनट बाद, तो 10 मिनट, क्योंकि क्लर्क बोल रहे हैं 10 मिनट पहले छूटा है, तो बस छूटने के 10 मिनट बाद ही गए होंगे हम लोग पूछने, तभी बोल रहे हैं 10 मिनट पहले छूटा है। तो 9:15 पे उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए 10 मिनट पहले, यानी 9:05 पे बस चला गया, दूसरा बस आधा घंटा बाद यानी 9:35 पे छूटेगा, यानी आंसर 9:15 होगा, ठीक है। 9:15 हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा ये देखो बोला है इफ 7th डे ऑफ ए मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, किसी भी एक मंथ का 7th डे मतलब 7 तारीख, ठीक है। जैसे ये सितंबर देख लो, सितंबर का 7 तारीख है, अक्टूबर जो भी हो, किसी भी एक मंथ का 7 तारीख जो है वो कौन सा डे है? फ्राइडे के 3 दिन पहले वाला डे। तो तुम लोग काउंट करके बताओ फ्राइडे के 3 दिन पहले कौन सा डे आता है? मंडे ट्यूसडे करके काउंट करो, फ्राइडे के पहले क्या आता है? थर्सडे, उसके पहले क्या आता है? वेडनेसडे, ऐसे करके बताओ 3 दिन पहले कौन सा डेट आएगा? ट्यूसडे। फ्राइडे के 3 दिन पहले आ जाएगा ट्यूसडे, करेक्ट। तो ट्यूसडे आ जाएगा, ये देखो ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे के 3 दिन पहले क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है
नेक्स्ट देखो, व्हाट डे विल इट बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ। उस मंथ का 19th डे मतलब 19 तारीख कौन सा डे होगा, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्या होगा। तो तुम लोग एक चीज देखो, अगर 7 तारीख को मेरा कौन सा डे है, 7 तारीख को मेरा कौन सा डे आ रहा है, इसका मतलब ट्यूसडे। जैसे हर एक डे खुद को 7 दिन बाद रिपीट करता है, जैसे आज थर्सडे है, ठीक है, आज थर्सडे है, तो फिर थर्सडे कब आएगा बोलो तो, आज थर्सडे 16 तारीख को है, फिर थर्सडे कब आएगा, तुम लोग बिना कैलकुलेट करके बता सकते हो कब आएगा। यहाँ पर 7 दिन ऐड करो, कितना होता है, 16 में 7 ऐड करो, 23। तुम लोग देख लो 23 को थर्सडे है कि नहीं, कैलेंडर ओपन करके देखो, मोबाइल में या कुछ भी करके देखो, या फिंगर में काउंट करके देखो 23 को थर्सडे आता है कि नहीं, चेक करो, आता है ना 23 को थर्सडे, 23rd को थर्सडे आएगा। तो इसका मतलब है हर एक डे खुद को 7 डेज में रिपीट करता है, हर एक डे 7 दिन बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो अगर सातवां दिन ट्यूसडे है तो इसके बाद ट्यूसडे कब आएगा, अगर 7 तारीख को ट्यूसडे है तो इसके बाद ट्यूसडे कब आएगा, फिर यहाँ पर 7 ऐड करो ना, अभी तो सिखाया, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, तुम लोग चेक कर रहे हो। 14th को आएगा, 14th के बाद फिर कब ट्यूसडे आएगा, 7 दिन ऐड करो, 14 प्लस 7 21 को आएगा ट्यूसडे। लेकिन मुझे कौन सा दिन पूछा है, 19th पूछा है, तो 21 अगर ट्यूसडे है तो 19 को क्या होगा, 21, उसके आगे 20, उसके आगे 19। तो ये अगर ट्यूसडे है, इसके आगे क्या आएगा, मंडे, और इसके आगे क्या आ जाएगा, संडे। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन संडे, ठीक है। तो ये ऐसे करके तुम लोग को काउंट करना पड़ेगा। जो अभी थोड़ी देर पहले जिस पे तुम लोग बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे थे, पता नहीं शायद हम अच्छे तरीके से आज नहीं करवा पाए, मुझे नहीं पता चल रहा है, लेकिन तुम लोग उसको करके देखना बहुत आसान है, क्योंकि तुम लोग नॉर्मली पार्टिसिपेट करते हो, उस पर कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे थे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हम नेक्स्ट दिन और बताएंगे, आज ज्यादा उस पर मैंने और बोला नहीं, क्योंकि तुम लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो या फिर मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी हो आई डोंट नो, बट ट्राई करना उसमें भी एक बार। तो ये देखो ऐसे करके ही होगा, ठीक है, लॉजिक लगाने से आंसर आ जाएगा, संडे होगा। चलो अच्छा बात है, ये वाला समझ में आ रहा है, संडे होगा। इसका आंसर हो गया संडे। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, If it was Saturday on 17th December 2002, what was the day on the 22nd December 2004? ठीक है, इसके लिए पहले हम तुम लोग को एक चीज दिखाएंगे। यहाँ पर देखो कि एक चीज देखो, जिस दिन हमारा डे स्टार्ट होता है, जैसे हम 2021 का एक बार कैलेंडर दिखाते हैं, फिर तुम लोग को क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन फिर से बताएंगे। एक बार कैलेंडर दिखाते हैं तुम लोगों को 2021 का। 2021 का स्टार्टिंग डे देखो कौन सा था, ठीक है, हो गया। ये देखो यहाँ पर फ्राइडे से स्टार्ट है, और इसका दिसंबर वाला देखो कब है, दिसंबर भी फ्राइडे को है। अगर तुम लोग को यहाँ नहीं दिख रहा है तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, अपने मोबाइल पे देख सकते हो। तुम लोग देखो 2021 का स्टार्टिंग कब है, देखो 1 तारीख, 2021 का 1 तारीख फ्राइडे आया था, और 2021 का 31 दिसंबर भी फ्राइडे आएगा, ठीक है। ये होता है, कब होता है, जब हमारा लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है। लीप ईयर पता है ना, ये देखो लीप ईयर कब होता है बोलो, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, या फिर नॉट लीप ईयर। लीप ईयर यानी 360, हाँ, और लीप ईयर, नॉट लीप ईयर मतलब 365 डेज, ठीक है। तो 2021 लीप ईयर और नॉट, बताओ। नॉट लीप ईयर, बिकॉज नॉट डिविजिबल बाय 4। कैसे लीप ईयर फाइंड आउट करना चाहिए, अगर डिविजिबल, हाँ, अगर डिविजिबल बाय 4 है तो वो लीप ईयर है, जैसे कि इसके पहले वाला ही था,
2000 कौन सा 2020 क्या था, लीप ईयर था। तो जो ईयर हमारा लीप ईयर नहीं होता है, ठीक है, तो इसका हम एक बार नोट लिखवा देते हैं। इफ फर्स्ट डे, ये थोड़ा नोट डाउन करो, ऑफ ए ईयर इज फ्राइडे, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं फ्राइडे, ठीक है, देन लास्ट डे, यानी ब्रैकेट में लिख सकते हो 31 ऑफ दिसंबर, लास्ट डे होता है कैलेंडर ईयर के हिसाब से। फर्स्ट डे क्या होता है, 1 ऑफ जैन। अगर 1 ऑफ जैन सपोज किसी भी साल का फ्राइडे होता है, मैंने फ्राइडे लिया, कुछ और भी हो सकता है, देन लास्ट डे दैट इज 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, दैट इज 31 दिसंबर इज ऑल्सो फ्राइडे, ठीक है। एंड नेक्स्ट फर्स्ट डेट, नेक्स्ट ऐसे लिखो, एंड नेक्स्ट ईयर इज सैटरडे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट जो है वो सैटरडे से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर 31 दिसंबर मेरा फ्राइडे आएगा तो 1 तारीख सैटरडे आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये लीप ईयर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, इफ फर्स्ट डे ऑफ ए लीप ईयर इज फ्राइडे, अगर कोई ईयर लीप ईयर है, ठीक है, जैसे कि 2020, ठीक है, जैसे कि 2020 लीप ईयर है, और मान लो इसका 1 तारीख 1 ऑफ जैन अगर फ्राइडे है, देन लास्ट डे ऑफ द ईयर दैट इज 31 ऑफ दिसंबर, कौन सा डे होगा तुम लोग बता सकते हो, अपने लॉजिक से बता सकते हो कौन सा डे होगा। अगर एक दिन बढ़ जाएगा तो हमारा लीप ईयर नहीं होने पे डेट टू डेट बन जाता है, और अगर लीप ईयर होगा तो एक दिन आगे चला जाएगा, तो कौन सा होगा बता सकते हो। थर्सडे, থার্সডে তো আগে হয়ে গেল, তাহলে তো 366 डेज হচ্ছে না। যদি আমার পুরো 365 डेज है, अगर मेरा पूरा का पूरा 365 डेज हो रहा है तो मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे से, खत्म भी हो रहा है फ्राइडे से। अगर इसके जगह मेरा 366 डेज है तो मेरा स्टार्ट अगर फ्राइडे से हो रहा है तो फ्राइडे तो 365 को फ्राइडे आएगा, तो 366 का कौन सा डे आएगा बोलो। सैटरडे, सैटरडे, करेक्ट, सैटरडे आएगा। तो अगर लीप ईयर है तो ऐसा होगा। तुम लोग 2020 का कैलेंडर देखो, 2020, चलो ये दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो वेडनेसडे से, तो कहाँ पर खत्म होगा बिना देख के बताओ। अगर स्टार्ट हुआ तो वेडनेसडे से, 2020 1 तारीख जनवरी का 1 तारीख वेडनेसडे था और वो लीप ईयर था, तो 31 दिसंबर कौन सा डेट आएगा, थर्सडे। थर्सडे, ये देखो थर्सडे आ गया। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 7th डे पे हर एक डे खुद को रिपीट करता है ना, और 365 डेज मतलब 52 वीक होता है, ठीक है, इसी वजह से आता है। तो ये एक्चुअली कैलेंडर का क्वेश्चन है, कैलेंडर भी है तुम लोग का, जब कैलेंडर होगा तब हम लोग करेंगे। लेकिन ये छोटा सा ट्रिक जो है इसे याद रखो कि अगर मेरा लीप ईयर नहीं है तो उस केस में फ्राइडे से स्टार्ट होगा तो फ्राइडे में खत्म होगा, और अगर लीप ईयर है तो एक दिन आगे चला जाएगा। अगर स्टार्टिंग फ्राइडे है तो एंडिंग फ्राइडे सोच के फिर एक दिन आगे बढ़ा दो, तब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब हमारा ये क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ इट वाज सैटरडे ऑन 17th दिसंबर 2002, अगर 17th दिसंबर 2002 सैटरडे है तो 22nd ऑफ दिसंबर 2004 कितना होगा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या 2002 जो है क्या वो लीप ईयर है कि नहीं है, पहले ये फाइंड आउट करो। नॉट लीप ईयर, 4 से डिविजिबल थोड़ी ना है, ये लीप ईयर नहीं है। और अगर हम लोग 1 ईयर काउंट करना चाहते हैं तो 17 दिसंबर से लेके कितने दिन तक हम लोग 1 साल बोल सकते हैं। अगर 1 तारीख के जगह इंस्टीड ऑफ फर्स्ट डे अगर हम लोग 17 से अपना ईयर काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 अप्रैल जो होता है वहां से लेके 31 मार्च तक हमारा 1 साल होता है। कॉमर्स में तुम लोग पढ़ते हो ना, जो तुम लोग का इसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो अगर 17 से लेंगे, यहाँ पर कौन सा डेट लिखे ताकि ये 1 साल हो जाए, बोलो। ये कॉमर्स का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया तुम लोगों से। 17 दिसंबर 2002 से लेके कौन सा डेट ले,
16 दिसंबर 2003 क्या एक साल नहीं होता है? बताओ, क्या एक साल होगा कि नहीं होगा? 17 दिसंबर 2002 से लेके 16 दिसंबर 2003 एक साल होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। होगा ना। 17 से 17 तो नॉर्मली एक साल ही होगा ना, लेकिन वो एक दिन कम करना पड़ता है ना, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो यहाँ 17 से लेके क्या होगा? एक दिन कम। ये देखो एक दिन कम किया है। अब ये 365 डेज मान रहे हैं, क्योंकि ये एक साल मान रहे हैं, ठीक है, 365 डेज मान रहे हैं। अगर 365 डेज है, अगर ये स्टार्ट हुआ है सैटरडे से, और अगर ये लीप ईयर नहीं है, तो ये एंड किससे हुआ होगा? अभी सिखाया था, बोलो। अगर ये लीप ईयर नहीं है, स्टार्ट सैटरडे से है, तो एंड किससे होगा? अभी तो 2000, हाँ बोलो। बोलो, अगर लीप ईयर नहीं है, अभी तो नोट लिखवाया, कॉपी में देख के बताओ, सैटरडे ही होगा, सैटरडे ही होगा। अगर लीप ईयर नहीं है तो जब से स्टार्ट होता है तभी खत्म होगा, जब से स्टार्ट हो रहा है तभी खत्म होगा। अच्छा, अब हमें पूछा है 22 दिसंबर 2004 तक हमें जाना है, तो अभी हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पर 16 दिसंबर 2003 से लेके कौन सा डेट लगाए ताकि एक साल हो? बताओ, 2004 आ जाएगा नेक्स्ट। जैसे कैसे होता है 2021 21 22 ऐसे होता है ना फाइनेंशियल ईयर, तो 2 3 3 4 यहाँ पर 12 लिख दिया। यहाँ पर डेट कौन सा लगाए? बोलो, ये 17 था तो इसे 16 लगाना पड़ा, तो ये 16 है तो इसको कितना लगाएंगे? बोलो, सीक्वेंस देख के तो बोलो। 15, करेक्ट। तो अगर ये सैटरडे है, ये सैटरडे है, ये क्या होगा? उसके लिए पहले हमें लीप ईयर चेक करना पड़ेगा। अगर ये 2004 लीप ईयर है, अब मुझे बताओ, ये लीप ईयर में मेरा फेब आ जा रहा है, फेब्रुआरी के वजह से ही तो लीप ईयर होता है। जब फेब 28 के जगह 29 हो जाता है तब लीप ईयर हो जाता है। 2003 लीप ईयर नहीं होता है, लेकिन फेब कौन सा फेब आ रहा है? 2004 का फेब काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग 2003 का कहाँ से काउंट कर रहे हैं? 2003 का दिसंबर ले रहे हैं, तो 2003 का दिसंबर, फिर उसके बाद सीधा हम लोग 2004 में चले जाते हैं। 2004 साल जो है वो लीप ईयर है, तो यहाँ पर टोटल कितने डेज होंगे? यहाँ से यहाँ तक 365 की जगह कितने हो जाएंगे? क्योंकि ये लीप ईयर है। 2004 में जब फेब आएगा तब ये एक दिन बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना दिन होगा? 366 डेज होगा। तो इसका मतलब ये अगर सैटरडे होगा तो ये 15 जो है, ये कौन सा डे होगा? संडे। हाँ, 15 जो है ये हो जाएगा संडे। 15 जो है ये हो जाएगा संडे, क्योंकि लीप ईयर होने से एक दिन आगे हो जाता है। लेकिन हमें पूछा है 22 कौन सा होगा? 22 2004, तो 15 के बाद फिर से कब आएगा? 15 के बाद 7 दिन ऐड कर दो, फिर संडे आ जाएगा। 7 दिन ऐड करने पे कौन सा डे आता है? 22 तारीख के आता है। अभी बोला ना 7-7 दिन पे रिपीट होता है हर एक डे, तो 22 तारीख आ गया, 22 दिसंबर। अब मुझे ये बताओ 22 दिसंबर जो है ये कौन सा डे होगा? फिर से बोलो, तुम लोग भी तो अभी बता रहे थे। अगर मेरा लीप ईयर होगा तो सैटरडे टू सैटरडे की जगह सैटरडे टू संडे हो जाएगा। अब मुझे तो 15 तारीख कौन सा डे है ये नहीं पूछा ना, मुझे पूछा 22 तारीख कौन सा डे है, तो 15 तारीख संडे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो काउंट करो, 15 के बाद 16 तारीख मंडे, ये देखो 16 तारीख मंडे, 17 तारीख ट्यूसडे, 18 तारीख मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 19 तारीख थर्सडे, ठीक है, 20 तारीख फ्राइडे, 21 को, हाँ तो सिंपल है ना। ये देखो 15 तारीख के बाद फिर ये डे सेम डे रिपीट होगा 7 दिन बाद, तो 22 हो जा रहा है ना, तो संडे होगा। बस देखो, ये 2 पॉइंट अगर याद रखते हो कि लीप ईयर अगर होगा तो जिस दिन शुरू हो रहा है साल उसके एक दिन बाद खत्म होगा। डे बता रहे डे, ठीक है, क्योंकि एक दिन बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर 365 होगा तो बिल्कुल सैटरडे शुरू हुआ है तो सैटरडे ही खत्म होगा। लेकिन अगर हमारा 366 है तो सैटरडे, तुम लोग कोई भी कैलेंडर निकाल के आज देख लेना, कोई भी कैलेंडर जो लीप ईयर वाला है उससे कैलकुलेट करना, जो नॉर्मल ईयर है उसको निकाल के देखना, वही होगा। और ये तो नॉर्मल बात है ना कि हमारा 7-7 दिन बाद डेज रिपीट होता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, काउंट करो। 15 तारीख अगर मेरा संडे है तो उसके बाद 16 तारीख क्या हो जाएगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे करके काउंट करके देखो 22 तारीख कौन सा डे आता है, तो समझ में आ जाएगा। 1-2 बार तुम लोग कॉपी में लिखोगे तो तुम लोग ऐसे ही 7 दिन ऐड करके बता सकोगे। जैसे मैंने तुम लोग को बताया ना, आज थर्सडे है तो 16 तारीख के बाद कौन सा दिन थर्सडे आएगा उसको काउंट करने का जरूरत नहीं होता है, 16 में 7 ऐड कर दो, जो डेट आएगा वही हमारा थर्सडे होगा।
अच्छा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये वाला कंप्लीट हुआ। तो इस पीडीएफ को हम एक बार क्लोज करते हैं। अच्छा अब हम लोग कौन सा टॉपिक ले वही सोच रहे, चलो ये वाला लेते हैं, थोड़ा हल्का टॉपिक लेते हैं, थोड़ा सा आज हेवी हो गया तुम लोग के लिए। चलो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हम लोग सीखेंगे। तो देखो बिल्कुल आसान है, जो ऑड है वो हमें कैलकुलेट करके बाहर निकालना है, ठीक है। ऑड हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑड है। तो तुम लोग बताओ, इसमें मेरे बताने का कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हॉर्स, लायन, जिराफ और चीता, बताओ इनमें ऑड कौन सा है। हॉर्स, लायन, जिराफ एंड चीता, इसमें ऑड कौन सा है? बोलो, कोई सा भी ऑड नहीं लग रहा है तुम लोगों को? जिराफ। जिराफ, কেন মানে কেন লাগছে সেটা বলো। एक आंसर आ रहा है मेरा जिराफ, क्यों? এটা মানে অন্যান্যগুলো মানে হাইট মানে সাইজে ছোট, কিন্তু জিরাফটা একটু লম্বায় বড় না গলাটা, এই কারণে। ওই জন্য। আচ্ছা আরো কিছু ভাবো একটু, ঠিক এই রকম কারণটা কিন্তু হচ্ছে না, একটু ভাবো তাহলে। আমি বলছি যে আনসারটা ঠিক খুব একটা ঠিকঠাক হচ্ছে না। অ্যান্সারটা কি ঠিক হচ্ছে ম্যাম নাকি ভুল আছে? আনসারটা ঠিক হচ্ছে না, ওটাই বলছি, আনসারটা জিরাফ হবে না। इसमें से कौन सा ऐसा লায়ন হবে? লায়ন হবে? লায়ন তাহলে তো চিতা লায়ন দুটোই তো মানে একই টাইপের হয়ে গেল। না না না, এরা হাইটে না, মানে এটা বলা যায় বন্য পশু, আমাদের যেমন বলে জাতীয় পশু যাকে বলা হয়। नहीं इस तरह से नहीं ना, এরকম কিছু কিন্তু হচ্ছে না, সেটা তো टाइगर हो जाए তোমার এটা। ऐसे सोचो ना, थोड़ा सा हिंट्स दे रहा है, इसमें से कौन सा जो एनिमल है जिसको तुम लोग अपने पास रख सकते हो, सोचो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसको लाके घर पे रख सकते हो, मतलब अपने। हाँ बोलो एक बार बोलोगे फिर। हॉर्स, क्योंकि ये सब जो है ना ये जंगली है, मतलब वैसे घोड़ा भी जंगली है लेकिन घोड़ा इंसान के साथ रहता है ना, घोड़ा, हाथी, ठीक है, ये सब बड़ा बड़ा प्राणी है फिर भी इंसान के साथ। लेकिन लायन, जिराफ, चीता ये सब नॉर्मली जो है वो हम लोग से एज ए पेट नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हॉर्स को हम लोग रख सकते हैं, देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओ अच्छा पांडा भी था, मैंने देखा नहीं, चलो पांडा भी था लेकिन पांडा होगा नहीं, क्योंकि देखो एक्सेप्ट हॉर्स ऑल आर वाइल्ड एनिमल, ठीक है, बाकी सभी वाइल्ड एनिमल है, पांडा वगैरह सब, ठीक है, लेकिन सिर्फ हॉर्स जो है वो वाइल्ड एनिमल नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, अच्छा यहाँ तक ही है, इसमें ऑड कौन सा है? 1 7 2 8 64 1 3 3 1 3 43 4 4 1, कुछ लॉजिक तो होगा, सोचो। जैसे मुझे 64 का दिख रहा है, 8 स्क्वायर 64 होता है, चेक करो तो। हाँ 8 का स्क्वायर 64 होता है, क्या ऐसा कोई है? 343 किसी का स्क्वायर होगा? 343 पे रूट लगा के देखते हैं, नहीं हो रहा है। 441 सोचो, फिर क्यूब होगा क्या? क्यूब का देखो, 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब 64 होता है, हाँ 64 होता है। अच्छा 1728 किसी का क्यूब होगा? चेक करो तो 1728 किसका क्यूब हो सकता है? अगर 4 का क्यूब इतना आ रहा है तो हम लोग 8 का देख सकते हैं, 8 का क्यूब देखो तो, नहीं 8 का क्यूब भी नहीं हो रहा है। 12 का क्यूब होता है, ये देखो 12 का क्यूब होगा 1728, मतलब तुम लोग कैलकुलेटर लो चेक करो। हम मुझे कैसे पता चला ये 12 का है? मुझे एक्चुअली सच में पता नहीं था। ये 4 का अगर 64 आ रहा है तो 5 का कम ही आएगा, 5 का 125 होता है, ठीक है, और 6 का कुछ और आएगा, ऐसे करके तुम लोग देख सकते हो। 11 का कितना आता है देखो, क्योंकि 10 का क्यूब अगर 1000 आता है, बेसिक सा बात है, अगर 10 का क्यूब हमारा 1000 आता है तो 10 से ज्यादा में ही हमें चेक करना चाहिए 1728 के लिए, इस तरह से सोचना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखो क्या 343 किसी का क्यूब होगा? 343 किसी का क्यूब होगा? चेक करो 343, मतलब 7 का देखते हैं, 8 का तो ज्यादा हो जा रहा है, चलो 7 का क्यूब 343 होता है। 441 किसी का क्यूब होगा? 441 अगर ये 7 का क्यूब है, बोलो C8 টা 11 কিউব হবে। C8 টা 11 क्यूब, हाँ 11 का क्यूब। अच्छा क्या 441 किसी का क्यूब होगा? सोचो अगर 7 का क्यूब 343 है तो 7 से ज्यादा देखना पड़ेगा 441 के लिए, तो 8 देख सकते हैं,
8 में 5 1 12 आ जा रहा है, 8 का क्यों 5 1 12 आ जा रहा है, इसके आगे देखने का जरूरत है, बताओ 5 1 12 अगर आ जाएगा 4 4 1 तो नहीं आएगा, तो ऑड फिगर। हाँ बोलो। 4 4 1 কিছু আসছে না কিউব করলে। है तार माने ওটাই ऑड, इसका मतलब ऑड क्या हो जाएगा 4 4 1, क्योंकि बाकी सब किसी ना किसी डिजिट का क्यूब है। अगर तुम लोग सोच रहे हो ये पता कैसे चला, मैम को पहले से पता है तो बता दिया, ऐसा बात नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि किस नेचर में ये क्या है, ये मतलब ऑड आ रहा है। जैसे मुझे क्या लगा 64 है तो मैंने पहले 8 का स्क्वायर देखा, ठीक है, या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा ना, बाकी तो और क्या रिलेशन होगा, तो इस तरह से हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑड हो जाएगा, तो ये 4 4 1 ऑड हो जाएगा। ई देखो, ई का आंसर दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखो, चूज द ऑड वन, ठीक है। आयरन, मरकरी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, बोलो कौन सा ऑड है, सोचो। आयरन, मरकरी, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब कोई 9 10 में पढ़ते हो, इसके बारे में थोड़ा बहुत, ये क्यों ऑड है ये पढ़ते हो तुम लोग। नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तुम लोग को पता भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर याद करोगे तो शायद याद हो जाएगा, थोड़ा सा कोशिश करो। আয়রন, মার্কারি, কপার, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম। আমি জানি না বাংলা মিডিয়ামে এখন এভাবে পড়ানো হয় কিনা, আমার জানা নেই, কিন্তু আমাদের 9 10 এরকম একটা কোয়েশ্চেন খুব আসতো কি মানে ধাতু হয়েও অধাতু এরকম একটা ব্যাপার আছে, আমি জানি না তোমরা ওইভাবে পড়েছো কিনা। ম্যাম অপশন বি হবে। यस, मरकरी, पारा, पारा, ठीक है, पारा। ये क्या होता है, ये लिक्विड भी होता है, ठीक है, ये लिक्विड होता है, लेकिन बाकी सब जो है ये लिक्विड नहीं होता है, ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, मरकरी, ठीक है, मरकरी होगा। तो थोड़ा सा हमें क्या है ना, जीके भी हर जगह से स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग का ये लॉजिकल रीजनिंग इसी तरह का ही है। ये देखो, among all of the above only mercury, ये देखो only mercury is in liquid state at room temperature। अच्छा, अब ये बताओ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इसमें कौन सा अलग है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तो ये थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में आ गया, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और क्या है भाई, लॉन टेनिस, हॉकी, रग्बी, बोलो कौन सा ऑड है। ऊपर 2 लिखा हुआ है, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। हाँ बोलो, ऑप्शन ई হবে, ई হবে ऑप्शन है ई, रग्बी, बोलो কেন, क्यों होगा। স্যার सबগুলো বল দিয়ে খেলা হয় কিন্তু ওটা বল দিয়ে হয় না। हाँ, एक्चुअली रग्बी अगर तुम लोगों ने कभी देखा है कैसा होता है, तो उसमें देख सकते हो, और एक वजह से भी हो सकता है कि ये अलग है, क्योंकि बैडमिंटन में भी 2 चीज यूज होता है, एक मतलब बैट और एक वो बॉल वगैरह यूज होता है, तो बाकी सारे स्पोर्ट्स में ना दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जबकि रग्बी में 2 इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता है। ये देखो, ओनली स्पोर्ट्स রাগবিতে তো ওভাল ইউজ হয়। হ্যাঁ, ওভাল শেপের বল ইউজ হয়, আর শুধুই বল ইউজ হয়, আর কিছু ইউজ হয় না, তাই না। बाकी गुलोते ये देखो, बाकी सब में रैकेट, बॉल, स्टिक एंड बॉल, इस तरह, जैसे हॉकी में एक स्टिक होता है एक बॉल होता है, और टेनिस देख लो उसमें रैकेट बॉल होता है, बैडमिंटन देख लो उसमें भी रैकेट बॉल होता है, ठीक है। और ये जो और एक क्या था, और एक के ऊपर था नाम, टेबल टेनिस, उसमें भी रैकेट और बॉल होता है, लेकिन रग्बी जो है, पहला बात है वो रग्बी का जो बॉल होता है ना, वो बॉल नहीं है, उसे बॉल नहीं बोला जाता। दूसरा बात ये है कि वहां पर एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, बाकी जो ये यहाँ पर गेम था ना, सब में 2 2 इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, तो इस नेचर से भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये गया स्पोर्ट्स के बारे में। अब थोड़ा सा आ रहा है पॉलिटिक्स के बारे में, बताओ यहाँ पर कौन सा ऑड है, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, आर वेंकटरमन, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसमें तुम लोग को पता होना चाहिए, कुछ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बताओ कौन कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बोलो। मैंने हिंट्स दे दिया, अगर तुम लोग को नहीं पता है बोलो कौन कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अरे बोलो, किसी को भी नहीं लग रहा है, इनमें से किसी को नहीं समझ में आ रहा है कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। राजीव गांधी, यस, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और लाल बहादुर शास्त्री, यस, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और गूगल करो, गूगल करने से भी याद दिखाई देगा। मोरारजी देसाई देखो, पीवी नरसिम्हा राव देखो, आर वेंकटरमन देखो, खुद ही देखो, याद होगा। और भी हम इतना बता रहे कि इनमें से बस एक जन है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वही ऑड है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, वेंकटरमन। हाँ देखो,
ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिक्स के बारे में। ये देखो आर वेंकट रमन, ये कभी भी हमारे क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नहीं रह चुके। बाकी मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इनका तो मतलब इनको लेके तो बहुत सारा बात है कि बोला जाता है कि इनको मार दिया गया था। जो भी हो, ये बाहर गए थे मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर उसके बाद देश में जब लौटे तो मतलब गए थे जिंदा, आ नहीं पाए। जो भी हो, तो इनके ऊपर भी बहुत सारा मूवी वगैरह अच्छा आ चुका है। तस्किन फाइल बोल के एक आ चुका है, बहुत ही अच्छा है। तो कभी मौका मिले तो देखो, अपने देश के बारे में भी समझ में आएगा। तो राजीव गांधी को तो पता है, उनको भी हत्या किया गया था, ठीक है, फूलों के माला में वो बम लगा के। पता ही है तुम लोग को, तमिल टाइगर्स वाला जो इशू चल रहा था, इसके ऊपर में मूवी बना हुआ है, वो भी देख सकते हो। तो ये जो भी हो, तो यहाँ पर देखो आर वेंकट रमन जो है, ये हमारे पीएम नहीं थे, ये हमारे प्रेसिडेंट थे किसी एक टाइम पे, ठीक है, बट पीएम नहीं थे। बाकी जो इन बाकी लोगों का जो नाम दिया हुआ है, कभी ना कभी किसी पीरियड में हमारे पीएम रह चुके हैं, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा हमें पॉलिटिक्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, मतलब यहाँ पर भी कुछ ना ऑड है, ठीक है, कुछ ऑड है। तो मुझे नहीं पता तुम लोग को पता है कि नहीं, वैसे मुझे भी नहीं पता था, मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला। यहाँ पर तुम लोग को कुछ पता है क्या ये सब जगह के बारे में? लीमा, वेलिंगटन, कायरो, क्यूबा, किंग्स टाउन होगा ये, बोलो कुछ पता है ये सब के बारे में? अगर नहीं पता है तो हम बता सकते हैं। जैसे ये जो लीमा है, ये पेरू का कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल, ठीक है। जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है बताओ? इंडिया का हाँ, वैसे ही एक देश है पेरू, ठीक है, देख सकते हो तुम लोग गूगल में जाके, उसका कैपिटल है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो वेलिंगटन है, ये न्यूजीलैंड का कैपिटल, ठीक है, ये न्यूजीलैंड का कैपिटल है। अच्छा, कायरो, कायरो बता सकते हो किसका कैपिटल है? ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता था, ठीक है, बाकी मुझे नहीं पता था। तुम लोग को पता है कायरो के बारे में? इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट का जो कैपिटल है वो है कायरो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्यूबा और किंग्स टाउन, ठीक है। तो क्यूबा जो है वो खुद ही एक देश है, ठीक है, जैसे दिल्ली का नाम दे और इंडिया का नाम दे, तो इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, बट क्यूबा एक देश है। और किंग्सटाउन जो है वो किंग्स टाउन होगा एक्चुअली, ठीक है, किंग्स टाउन वो भी एक कैपिटल है। किसका है? ये जो नाम है ये बड़ा अजीब सा है, मुझे याद नहीं हुआ, हम तुम लोग को यहाँ पर दिखा सकते हैं, मुझे याद नहीं हुआ नाम, बाकी नाम याद था, मैंने बता दिया। दैट इज किंग्स टाउन, यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो किंग्स टाउन दिखाया था मुझे, ये देखो इस जगह का, ठीक है। ये कहाँ का है, कहाँ का है, ये देखो कैपिटल ऑफ सेंट, क्या है, कैपिटल ऑफ सेंट विंसेंट, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये कोई जगह है, आई डोंट नो कहाँ पर है, मुझे इसके बारे में कुछ उतना नहीं पता, मैंने कभी ये नाम सुना भी नहीं, ठीक है, ये मैंने नाम नहीं सुना, बट है, ऑब्वियसली है। ये देखो, ये जो है ये कैपिटल है, चीफ पोर्ट एंड मेन कॉमर्शियल सेंटर ऑफ सेंट विंसेंट, ये कुछ है देश उसका, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑड क्या हुआ? ऑड हुआ कौन सा? क्यूबा, क्योंकि क्यूबा खुद एक देश है। ये देखो क्यूबा जो है वो किसी का कैपिटल नहीं है, वो एक कंट्री है, ये दिखा देते हैं, ये देखो क्यूबा, ये देखो क्यूबा, ठीक है, क्यूबा जो है ये है, ये कंट्री इन द कैरिबियन जो है वहां पर, ठीक है। ये वेस्ट इंडीज लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक देश का नाम दिया हुआ है, इसीलिए क्यूबा जो है यहाँ पर ये हमारा ऑड है, क्यूबा जो है ये ऑड है, ठीक है, ऑड फिगर है, बिकॉज बाकी सब किसी ना किसी कंट्री के कैपिटल है, जबकि क्यूबा खुद एक कंट्री है। अच्छा, ये बताओ 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइबर अलग, अच्छा इसमें देखो कौन सा अलग है? ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट, क्यूमिन, सिनेमन, पेपर और क्लोव, बताओ कौन सा ऑड है? क्यूमिन मतलब होता है जीरा, है ना, और सिनेमन यानी दालचीनी जिसे बोलते, पेपर यानी वो गोल मिर्ची जिसे बोलते हैं, गोल मतलब काला मिर्ची जिसे बोलते हैं, काली वाली मिर्ची, और क्लोव मतलब लौंग होता है। हाँ बोलो, ऑप्शन कौन सा होगा? ए करेक्ट, क्योंकि बाकी सब क्या है? ग्राउंड नट इसके जैसा नहीं हो रहा है, क्यों? बाकी सब क्या है? स्पाइसेस यानी मसाला है, खाने में जो मसाला यूज होता है ना, ये सब मसाला है, लेकिन ये ग्राउंड नट थोड़ी ना मसाला है। ये देखो बाकी सब क्या है? स्पाइसेस है, यानी मसाले हैं, इसीलिए नहीं होता है। अच्छा,
अब यहाँ पर देखो कौन सा ऑड है ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ है कौन सा ऑड है बताओ। 1936, 2916, तो कुछ लिंक ढूंढो, कुछ ना कुछ तो लिंक होगा ही, कुछ ना कुछ तो लिंक होगा, सोचो। सोचो, हम भी सोच रहे हैं। 19362916 2304, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है 2304? मैम ऑप्शन ई হবে 2744। 2744 होगा। अच्छा क्यों बताओ, मुझे भी अभी तक तो ध्यान में नहीं आया। स्क्वायर है क्या? ওটা স্কয়ার ইয়ে করলাম, স্কয়ার করছি সব মিলে যাচ্ছে, এটাই খালি অড। अच्छा 1936 किसका स्क्वायर है? ये 44 का स्क्वायर है। तुम लोग कैलकुलेटर में रूट लगाओ, मिल जाएगा। 2916 फिर उसका रूट लगाओ 54 স্কয়ার 2304, ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर, है ना। 48 का ये सब स्क्वायर है। और 3364 ये है 58 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट में आ जा रहा है। 2744 का करो, देखो 52 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो कौन सा ऑड है। बटरफ्लाई, क्रो, पिजन, पैरट, पिकअप, बताओ कौन सा है ऑड? বাটারফ্লাই। हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये इंसेक्ट है। बाकी सब क्या है? बाकी सब टाइप ऑफ बर्ड्स है ना। क्रो, पिजन, पैरट और पिकॉक ये सब बर्ड्स है, ये इंसेक्ट है। बटरफ्लाई कभी बर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है, वो इंसेक्ट है, वो चिड़िया थोड़ी ना है। अच्छा, ये जो है ये ह्यूमन बॉडी में कुछ बोन्स का नाम दिया हुआ है, इतना हम बता सकते हैं। अब तो देखो ये यहाँ पर थोड़ा साइंस आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि सबको ये पता हो, इसीलिए हम पहले बता देते हैं। देखो ये जो है ये कुछ हड्डियों के नाम बताए गए हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जो कि हड्डी नहीं है, बोन नहीं है बॉडी का। तुम लोग को नहीं पता है, लेकिन मैंने जो हिंट्स दिया उससे समझने का कोशिश करो। क्या क्या नाम है? पेल्विस है, फिब्यूला है, वेटरबा है, और यहाँ पर है स्कल, और ये सॉरी आंसर निकल गया, ऑप्शन 5 ही तो হবে अपेंडिक्स হবে। हाँ, अपेंडिक्स होगा। अपेंडिक्स जो है तुम लोग सुने होंगे, अपेंडिक्स जो है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, लेकिन वो अगर बढ़ जाता है तो उस पर बहुत पेन होता है, फिर उसको ऑपरेशन से डॉक्टर जो है वो बॉडी से निकाल देते हैं कि। लेकिन अपेंडिक्स क्या होता है, वो कभी बोन नहीं होता है, वो तो मसल्स या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। बट अपेंडिक्स जो है वो कोई हड्डी नहीं है। स्कल मतलब खोपड़ी, ठीक है, जो इंसान का रहता है वो। अच्छा, वेटरबा, फिब्यूला और पेल्विस ये सब ह्यूमन बीइंग के हड्डी है। तुम लोग गूगल में जाके ये सब देख सकते हो, इमेज में जाके देख सकते हो कि कैसा, कौन सी जगह के हड्डी को क्या बोला जाता है, ठीक है। हम और इसको नहीं दिखा रहे, ठीक है, तो तुम लोग देख लेना, अगर तुम लोग को इस पे नॉलेज लेना है तो देख सकते हो। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स का नाम बताया, जैसे कि जिंजर, ऑनियन, बीटरूट, कोरिएंडर, पोटैटो। बताओ कौन सा अलग टाइप है? जिंजर यानी अदरक, ऑनियन प्याज, बीटरूट तो पता ही है, बीट जो होता है, कोरिएंडर धनिया पत्ता, और पोटैटो यानी आलू। बताओ कौन सा अलग है? কোরিয়েন্ডার। कोरिएंडर क्यों बताओ? सबकिছু মাটির তলা है। हाँ, बाकी सब मिट्टी के नीचे होता है। अगर तुम लोग को नहीं पता है तो पता करो। जिंजर जो है वो मिट्टी के नीचे होता है, प्याज भी मिट्टी के नीचे होता है, ठीक है। जो बीट रूट है वो भी मिट्टी के नीचे होता है, और जो पोटैटो है वो भी मिट्टी के नीचे होता है, ठीक है। ये सब क्या है ना, ये सब एक्चुअली जो है रूट का ही फॉर्मेशन है। जो जिंजर है वो भी वन टाइप ऑफ रूट होता है, ऑनियन इज आल्सो वन टाइप ऑफ रूट, बीट रूट भी वन टाइप ऑफ रूट होता है, और रूट नाम भी है उसके पीछे, देखो ना। पोटैटो जो है वो बेसिकली उसको रूट नहीं बोला जाता है, उसका मुझे इंग्लिश में उसका नाम तो नहीं पता, बट आलू के जेटा बोले स्फीतोकांड বলা হয়। আমি জানি না তোমরা এভাবে পড়েছো কিনা, আমি জানি না, আমি তো স্ফীতোকাंडी পড়েছি, बट আমি এটার इंग्लिशটা জানি ना। बट पोटैटो भी जो भी हो वो मिट्टी के नीचे ही होता है, सिर्फ इसमें से कोरिएंडर एक जो है वो मिट्टी के ऊपर होता है, धनिया का पत्ता जो है वो मिट्टी के ऊपर होता है। तो इसीलिए ये देखो, कोरिएंडर मॉडिफाइड स्टेम है, मतलब ये स्टेम है, ये कोई रूट नहीं है, बाकी सब रूट था। 9th नंबर बताओ, स्नेक, फ्रॉग, रैट, मोंगोस और टॉर्टोइस। स्नेक मतलब तो पता ही है, सांप,
फ्रॉग यानी मेढक, और रैट यानी चूहा, मंगोज मतलब जिसको बोलते हैं नेउला, ठीक है, और टॉर्टोइज मतलब तो कछुआ। बोलो इसमें से ऑड कौन सा है? स्नेक। हाँ बोलो। ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है, क्यों? ऑप्शन 1 ही करेक्ट आंसर। এটা পা নেই, এটা বুকের উপর হাঁটে, এই কারণে স্তন্যপায়ী প্রাণী যাকে বলে। আচ্ছা মানে বলছো সাপের পা নেই, বাকি সবাই মোটামুটি পা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পা একটা যে এটা একটা বলতে পারি যে बाकी सबाई बाकी सबके लिए मतलब बाकी सब चल सकते हैं, उनका पैर जो है वो है, चाहे वो मेढक देख लो, चूहा देख लो, मंगूस देख लो, टॉर्टोइज देख लो, लेकिन हाँ टॉर्टोइज का भी छोटा छोटा पैर तो होता ही है, लेकिन स्नेक का कोई पैर नहीं है, इस हिसाब से भी बोल सकते हैं। और इन्होंने यहाँ कुछ एक अलग बोल रखा है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि बाकी सब पॉइजनस नहीं है, जबकि स्नेक जो है वो पॉइजनस है, ठीक है। लेकिन वैसे अगर देखो तो मुझे टॉर्टोइज के बारे में उतना नहीं पता, लेकिन फ्रॉग जो है मैंने नेशनल जियोग्राफी में भी देखा है, कुछ कुछ फ्रॉग लेकिन पॉइजनस होते हैं, ऐसा नहीं कि पॉइजनस नहीं होते हैं। लेकिन हाँ ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन था, यहाँ पर कुछ और दिया है लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला एक्सप्लेनेशन, बाकी सबका पैर नहीं है, ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है, सही बात है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ दिया हुआ, इटली, यूरोप, ग्रीस, पोलैंड और स्पेन, इसमें ऑड कौन सा है? ইউরোপ। यूरोप, क्यों बताओ? ইউরোপ তো মানে মহাদেশ ওই জন্য। महादेश। ইউরোপের মধ্যে তো ইতালি, স্পেন এগুলো সব আছে। हाँ देखो हमारा कितना सारा कॉन्टिनेंट है, बता सकते हो? कॉन्टिनेंट यानी जिसको बोलते हैं महादेश, ठीक है। बोलो कॉन्टिनेंट कितना सारा है? 7 है ना? नहीं पता तुम लोग को? 7 है, क्या क्या? एशिया, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, अफ्रीका, দক্ষিণ আমেরিকা, हाँ ওशिনিয়া। हाँ, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व ओशियानिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये क्या है? ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर ही ये सब देश है, ये कॉन्टिनेंट है। जबकि बाकी सब क्या है? बाकी सब कंट्रीज है। इटली एक खुद कंट्री है, ग्रीस एक कंट्री है, पोलैंड एक कंट्री है, स्पेन एक कंट्री है। जबकि यूरोप जो है ये जैसे एशिया, एशिया के कोई देश है नहीं, एशिया के अंदर क्या क्या है? इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये हो गया हमारा क्या? महादेश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये हमारा महादेश हो गया, दैट इज कॉन्टिनेंट। अच्छा ये इस तरह से दिया है, तो इसमें देखो हमें हर तरह का नॉलेज रखना पड़ेगा, कंप्लीट है यहाँ पर ये वाला, इसमें हमें हर तरह का नॉलेज रखना पड़ेगा, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो थोड़ा बहुत जैसे, या पॉलिटिक्स हो। तो ये कॉमन सेंस पे मतलब कॉमन नॉलेज तुम लोग जितना रखोगे उस पे होगा, इस पे अलग से मुझे सिखाने वाला कुछ नहीं था, ठीक है। अच्छा तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, एसर्शन और रीजनिंग ये नेक्स्ट दिन करेंगे, हम पीडीएफ तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे। बट हाँ आज जो रैंकिंग वाला तुम लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तुम लोग उसको घर पे एक बार देख लेना, और अगर नहीं होता है तो मुझे बताना, नेक्स्ट दिन फिर से बताना। आज इतना ही करते हैं।